एनसीईआरटी सीरीज फॉर यूपीएससी। कल हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने हिस्ट्री की सभी एनसीईआरटीज को कंप्लीट कर लिया, जितनी भी हमारी यूपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको मेनली दो ही एनसीईआरटीज नेसेसिटी होती है, आपकी 11th क्लास की और 12th क्लास की। 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। हिस्ट्री के बाद डायरेक्ट हमने आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट किया ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सको। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आपको क्या याद रखना है आर्ट एंड कल्चर में, क्या आपको याद नहीं रखना है। और अगर आप पीवाईक्यूज को देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंस यूपीएससी के अंदर हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो क्लास को ध्यान से देखना और कंप्लीट देखना। लेट्स स्टार्ट। इस बुक के अंदर हमारे टोटल है 8 चैप्टर, जिसमें से पहला चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स और हमारा 8th चैप्टर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं फर्स्ट, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। अब देखो, जब मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री जितनी बार भी कराई है, मैंने आपको एक चीज बताई है, एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है हमारी स्टोन एज से। स्टोन एज के अंदर हम 3 एजेस को काउंट करते हैं, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। उसके बाद हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंसिडर करते हैं। तो पहले चैप्टर में बताया गया है कि स्टोन एज के टाइम पीरियड के अंदर आपके पास कौन सी ऐसी पेंटिंग्स थी जो आज भी प्रेजेंट है, जिनसे हमें स्टोन एज के बारे में पता चलता है। पेंटिंग्स थी या आर्किटेक्चर प्रेजेंट था। अब एक चीज और हमें याद रखनी है, स्टोन एज को ही हम क्या कहते हैं, स्टोन एज हो गया, प्री हिस्टोरिक एज हो गया, ठीक है। आपसे पूछे स्टोन एज के अंदर भी सबसे पुरानी एज कौन सी है, तो वो है हमारी पैलियोलिथिक एज। अब चाहे पैलियोलिथिक एज हो या फिर कोई भी स्टोन एज हो, हमें किसी भी स्टोन एज के टाइम पीरियड की हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स जो हैं अवेलेबल नहीं है। कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। हमें जो भी स्टोन एज के बारे में आज पता है कि उस टाइम पर आइस एज थी, आइस एज से कैसे धीरे धीरे लोग टूल्स बनाना स्टार्ट किया, कैसे वो एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हुए, सब कुछ हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैप है जो आपका कुछ प्री हिस्टोरिक साइट्स को दिखा रहा है, यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर देना। अब आ जाओ डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग। जब ओल्ड स्टोन एज का टाइम था, जब क्या होता था, रॉक्स के ऊपर पेंटिंग्स की जाती थी। तो जो पहली डिस्कवरी हुई थी रॉक पेंटिंग की, वो हुई थी 1867 से 68 के टाइम पीरियड पर। आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या था, आर्केबॉल्ड कैरेली। अब उसके बाद कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट का नाम देखा है, स्किप कर दो, कोई नहीं पूछने वाला। आगे आ जाओ, प्री हिस्टोरिक साइट्स इन इंडिया एंड देयर स्पेशल फीचर्स। अब प्री हिस्टोरिक साइट्स जो हमें इंडिया के अंदर मिलती हैं, उनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। सब कुछ याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, लखू दियार रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर मिली। कहाँ पर मिली, रॉक शेल्टर्स के अंदर। लोकेट कहाँ करती थी, लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर सुयाल इन लखुदियार। जगह कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के अंदर है। यहाँ पर हमें काफी तरीके की पेंटिंग्स मिली, जिसमें हमने मैन, एनिमल, जियोमेट्रिक पैटर्न्स, ये सारी चीजें हमें उन पेंटिंग्स के ऊपर दिखाई दी। दैट्स ऑल। अब आ जाओ यहाँ पर, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। टोपोग्राफी ऑफ द रीजन प्रोवाइडेड ग्रेनाइट स्लैब्स व्हिच एक्टेड एज कैनवास फॉर देयर पेंटिंग एंड इंग्रेविंग्स। मेजर फीचर्स क्या थे, मेनली आपको पता होना चाहिए फेमस साइट्स कौन सी हैं, जिसके अंदर आपकी है कुपगालू, पीकीलाल, टेका कोटा। ये कुछ साइट्स हैं फेमस कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां से हमें रॉक पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। मेनली उन रॉक पेंटिंग्स के अंदर हमें कैसे सब्जेक्ट मिलते हैं, सबके अंदर हमें क्या मिलते हैं, बुल्स मिलते हैं, एलिफेंट मिलते हैं, कुछ स्टाइलिश ह्यूमंस मिलते हैं, मतलब इन द सेंस कि नॉर्मल जो चीजें होती है उनकी पेंटिंग्स हमें वहां पर दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जो पेंटिंग्स थी उनकी क्वालिटी बहुत रिच थी, पहली चीज, और ये इंपॉर्टेंट भी है। मैं पीडीएफ ऐसे कैसे आपको शेयर कर दूंगी ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। मेजर साइट है आपकी भीमबेटका, इसको याद रखना है, भूलना नहीं। डिस्कवर्ड किया गया था 1957 में बाय वीएस वकनाकर। थीम क्या है यहाँ के, किन टॉपिक्स पे हमें वहां पर पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी दिखती है हमें, डांसिंग सीन दिखाई देते हैं, हॉर्स, एलिफेंट, एनिमल फाइटिंग टू हनी कलेक्शन, सारी चीजें हमें वहां पर दिखाई देती हैं उन पेंटिंग्स के अंदर। और यही पेंटिंग्स हैं जिनसे हम आइडिया लगाते हैं कि स्टोन एज के टाइम के जो लोग थे वो क्या क्या करते थे और कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। अब यहाँ पर दे रखा है ड्रॉइंग्स एंड पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका को हम 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भीमबेटका
जो कि मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करती है जगह, यहाँ पर आपको स्टोन एज के हर हिस्से से, हर पीरियड से क्या मिलेंगी, पेंटिंग्स दिखाई देंगी। तो अगर आपको स्टोन एज को समझना है तो सबसे बेस्ट है कि आप भीमबेटका की केव्स पेंटिंग्स को देखो, आपको कंप्लीट स्टोन एज जो है वो वहां पर समझ में आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड। जो हमारी पैलियोलिथिक एज थी उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल और लोअर। उसके बाद हम मीसोलिथिक एज पर मूव करते हैं। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड की जहाँ तक हम बात करें, इसके अंदर हमें मिला पेंटिंग्स के अंदर एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन, साथ में हमें क्या मिला, अ फ्यू और वॉश पेंटिंग्स, बस मोस्टली आर फिल्ड विद, जिनके अंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए थे। एंड द ग्रीन पेंटिंग्स आर ऑफ डांसर्स एंड रेड वंस जो थी वो किसकी थी, हंटर्स की थी, जिनसे हमें पता चलता है उस टाइम पर हंटिंग काफी की जाती थी। अब बात करें मीसोलिथिक पीरियड। अब इस पीरियड के से हमें बहुत ज्यादा पेंटिंग्स मिली एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक पीरियड। हमें मीसोलिथिक पीरियड की काफी ज्यादा पेंटिंग्स मिली, लेकिन साथ में हमने देखा कि जो पैलियोलिथिक पीरियड थी उसकी पेंटिंग्स कम थी लेकिन लार्जर इन साइज थी। मीसोलिथिक एज की जो पेंटिंग्स थी वो स्मॉलर इन साइज थी। अब इसका एक रीजन क्या है, इसका रीजन है सबसे बड़ा टूल्स, जो आपकी स्टोन टूल्स होती हैं। अब पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम पर उन्होंने सिर्फ स्टोन से, पत्थर से टूल को बनाना सीखा था, तो इसलिए वो इतने शार्प टूल्स नहीं बना पाए थे कि वो बहुत स्मॉल स्मॉल और बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग बना पाए। वहीं मेसोलिथिक के अंदर उन्होंने टूल्स को और शार्प करना सीख लिया था, इसलिए वो स्मॉल साइज में भी अच्छी पेंटिंग बना पाते थे। थीम्स की बात करें मेसोलिथिक पीरियड में, एनिमल्स के ऊपर पेंटिंग बनती थी, वो जो ह्यूमंस थे उनके ऊपर, वुमेन्स के ऊपर, वुमेन्स को न्यूड भी दिखाया गया है, क्लोथ भी दिखाया गया है, साथ में वुमेन और चिल्ड्रन की आपको इकट्ठी पेंटिंग भी मिलेगी, जिनसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं फैमिलीज भी उस टाइम पर होती थी। वेरियस कलर्स में आपको पेंटिंग दिखती हैं, बट रेड फ्रॉम हीमेटाइट नॉन एज, उसको गेरू कहते हैं, और व्हाइट कलर में आपको अबंडेंस के अंदर चीजें दिखाई देती हैं। साथ में हमें हंटिंग सीन की डिपिक्शन भी वहां पर मिलती है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर एक मेंशन है, द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड इन 1957-58 बाय एन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट बीएस वकांकर। ये हमने पीछे भी देखा था। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। ये आपको कुछ पेंटिंग्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं भीमबेटका से, ये आप चाहो तो आप देख सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली। इंडस वैली की अगर हम बात करें, इंडस वैली से रिलेटेड जो साइट्स हैं वो इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है, और आपकी एक साइट अफगानिस्तान में भी प्रेजेंट है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो जो आपकी मेजर नोन साइट्स हैं जो काफी फेमस हैं वो है लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, रोपपर, कालीबंगन। पाकिस्तान के अंदर आपकी मोस्ट फेमस साइट है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। अब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत चीजें देखी, लेकिन आज हम सिर्फ फोकस डालेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें मिली जो वहां के आर्ट एंड कल्चर को शो करती हैं। ये आपको यहाँ पर मैप दे रखा है इंडस वैली साइट्स का, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है 4 साइट्स के नाम दे दिए, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर इन चारों में से कौन सी हड़प्पा की साइट नहीं है, या इन चारों में से कौन सी हड़प्पा की साइट है। अब ये कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, ये नाम तो सुने होते हैं, पर फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में मांडा है, ऑप्शन में गुमला है, तो ये चीजें हैं। ऑप्शन में भगवानपुरा है, रोपपर है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अरे ये तो हमें याद है ही नहीं। तो थोड़ा सा इतना नजरों में रखो सारी साइट्स को कि हाँ ऑप्शन आएगा तो आप क्लियर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स जो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने स्कल्पचर्स को देखा, सील्स देखा, पोट्री देखा, ज्वेलरी को देखा, टेराकोटा फिगर्स को देखा, जो सब कुछ आर्ट एंड कल्चर को शो करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब सबसे पहले हमने देखना है स्टोन स्टैचूज। स्टोन स्टैचूज के अंदर हमने 2 मेजर स्टैचूज देखे वहां पर। एक देखा मेल टोर्सो, जो बना हुआ था रेड सैंडस्टोन से, इतना ही याद रखो, बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स याद रखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। फिर दूसरा हमने एक मेजर स्टैचू देखा बियर्डेड मैन का, जिसको हमने इंटरप्रेट किया कि ये मे भी एक प्रिस्ट का स्टैचू हो सकता है। इसको हमने देखा, इसको हमने कंसिडर किया कि उन्होंने शोल को पहन रखा है और देखो ये बियर्ड दिख रही है, बियर्डेड मैन का स्टैचू है, तो ये आपको याद रखना है। अब है ब्रॉन्ज कास्टिंग। दूसरा हमने देखा कि वो ब्रॉन्ज कास्टिंग को काफी वाइड स्केल के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। अब इसीलिए हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से काफी सारे ब्रॉन्ज के स्टैचूज मिले, जिसमें हमें ह्यूमंस भी मिले, एनिमल फिगर्स भी मिली, और हमने देखा कि वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज करते थे। अब हमें सिर्फ मेजर
उन चीज़ों को याद रखना है जो हमें एविडेंसेस मिले ब्रॉन्ज स्टैचूज के, और हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक स्टैचू है डांसिंग गर्ल का, जो हमें मोहनजोदारो से मिला, ये हमें पता होनी चाहिए। कुछ हमें एनिमल्स के फिगर मिले, ये हमें पता होना चाहिए। एक हमें याद रखना है कॉपर डॉग एंड बर्ड फ्रॉम लोथल और बुल फ्रॉम कालीबंगर, ये कुछ हैं जो हमें याद रखना है। उसके अलावा हमें क्या याद रखना है, द लेट हड़प्पन एंड चालकोलिथिक साइट लाइक दैमाबाद इन महाराष्ट्र yielded excellent example of metal cast sculptures, ये भी आपको याद रखना है। अब ब्रॉन्ज कास्टिंग के अंदर हमने एक डांसिंग गर्ल को याद रखा था, जो हमें कहाँ से मिली थी, मोहनजोदारो से मिली थी। इस टाइप की वो डांसिंग गर्ल दिखाई देती है। दूसरा हमें याद रखना है, एक हमें बुल मिला था, ये भी हमें कहाँ से मिला था, मोहनजोदारो से ही मिला था। तो ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब बात आती है टेराकोटा की। हमें काफी सारे टेराकोटा रिप्रेजेंटेशंस भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिली, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक हमें मदर गॉडेस मिली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराकोटा फिगर है जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली। उसके अलावा हमें कुछ टॉयज मिले, टॉयज के अंदर क्या इंक्लूड था, कार्ड्स विद व्हील्स मिले, विसल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, गेम्समैन, ये सारी चीजों की हमें टेराकोटा फिगर्स जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलती है। अब उसके अलावा हमें क्या मिलता है टेराकोटास में, बियर्डेड मेल्स, द रिपीटिशन ऑफ दिस फिगर कैन बी ऑब्जर्व्ड सजेस्टिंग दैट ही वाज अ डिटी। अब देखो हमें बियर्डेड मेल्स के फिगर्स बहुत मिले और अलग अलग उसमें मिले, स्टोन में मिले, टेराकोटा में मिले, जिससे हम मान सकते हैं कि ये मे बी किसी डीटी की फिगर हो सकती है जिसको वो मानते थे। अब बात आती है सील्स की। देखो यहाँ पर मदर गॉडेस की सील दिखा भी रखी है, इस टाइप की वो आपका टेराकोटा फिगर दिखती थी जो हमें मिली। फिर बात आती है सील्स की। अब सील्स क्या होती थी, सील्स के ऊपर काफी सारी फिगर्स हमें मिली है, एनिमल्स की फिगर मिली है, एक यूनिकॉर्न बुल मिला है, राइनासोर, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गॉट, बफेलो, इन एनिमल्स की फिगर हमें वहां से मिली है। और इन्हीं सील्स की वजह से हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कौन कौन से एनिमल्स को जानते थे। हमें वहां से कोई भी सील ऐसी नहीं मिली जिसके ऊपर हॉर्स हो, तो इसलिए हम आज तक यही मानते हैं कि हॉर्स के बारे में उनको नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड भी हमारे पास रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, एक स्क्रिप्ट है पर उस स्क्रिप्ट को आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए। तो यही फिगर्स तो हैं जो हमें बता रही हैं कि यस हमारी इंडस सिविलाइजेशन कैसी थी। जो सील्स होती थी मोस्टली आपकी किससे बनी होती थी, स्टेटाइट से बनी होती थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सील हमें मिली जिससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, वो है पशुपति सील। पशुपति सील के यहाँ पर मेंशन भी कर रखी है, ये है आपकी पशुपति सील। अब इस सील से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि एक तो ये सील क्या डिपिक्ट करती है, ह्यूमन फिगर को डिपिक्ट करती है, और हम ये मानते हैं कि ये कोई फीमेल डिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। उसके अलावा इस सील के ऊपर आपको कुछ एनिमल्स दिख रहे होंगे, ये एनिमल्स हमें याद रखने हैं, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन मैंने देखा है जब डीप लेवल पर चीजें जाती हैं, क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ से बनता है कि आपके पास 4 एनिमल्स के नाम दे दिए और ऊपर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि पशुपति जो सील हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले है उसके ऊपर इन चारों में से कौन सा एनिमल नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं होगा कौन से एनिमल हैं तो आप वो नहीं है वो एक फिगर आउट नहीं कर पाओगे। तो इस सील के ऊपर हमें एलिफेंट दिखाई देता है, टाइगर दिखाई देता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में राइनासोर और बफेलो, और इन एडिशन टू दीज एनिमल्स 2 एंटीलोप्स आर शोन बिलो द सील। तो ये हमें याद रखना है। उसके अलावा कॉपर टैबलेट्स हैं, वो भी उस टाइम पर एज ए एम्यूलेट्स यूज की जाती थी, उनके ऊपर भी एनिमल और ह्यूमन फिगर हमें देखने को मिली है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आ जाती है बात पोएट्री की। इंडस वैली के अंदर पोएट्री भी काफी फेमस थी, वो उनको व्हील की भी काफी नॉलेज थी। हमें वहां से प्लेन पोएट्री भी देखने को मिलती है जो पेंटेड वेयर से ज्यादा वहां पर हमें कॉमन दिखाई देती है। उसके अलावा हमें पॉलीक्रोम पोएट्री भी वहां से देखने को मिलती है, इंसाइज्ड वेयर भी हमें थोड़ा बहुत वहां पर दिखाई देता है, परफोरेटेड पॉटरी भी हमें दिखाई देती है। अब इनको याद करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, याद नहीं करना, बस आपको नाम पता होना चाहिए, मोर देन इनफ है। अब बात करें बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की। हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर काफी अच्छी बीड इंडस्ट्री थी, जो स्पेसिफिकली आपकी चहुंद्रो साइड थी, लोथल साइड थी, वहां पर हमने काफी फैक्ट्री के एविडेंसेस देखे और हमने माना कि ये जगह जो थी क्राफ्ट हब थी हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो यहाँ से हमें नेकलेस, फिल्टे, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मेन और वुमेन दोनों पहनते थे और हमें वहां पर एविडेंसेस मिलते हैं। एक चीज मानकर चलना
कि पहले जो ज्वेलरी होती थी वो सभी पहनते थे, मेन और वुमेन दोनों पहनते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ऑर्नामेंट्स कैरी करती थी, जैसा आज के टाइम पर हम देखते हैं। आज के टाइम पे आपको इतना नहीं दिखता, लेकिन आप अगर कोई मूवी भी देखते हो जिसमें आपको राजा महाराजा दिख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि वो भी इयररिंग्स भी पहनते थे, गले में भी पहनते थे। तो वो चीजें होती थी पहले। इतना ड्रेसिंग सेंस के अंदर इतना डिफरेंस नहीं था जितना हमें आज दिखाई देता है। फिर यहाँ पर बता रखा है कौन से मटेरियल यूज करते थे वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। अब सारे मटेरियल्स आपको याद नहीं रहेंगे तो आप स्किप कर दो। शेप्स की बात है, शेप्स आपसे कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। ये यहाँ पर आपको फोटो में भी दिखा भी रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिर सीधा बात की गई है आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। अब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन देख ली। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड से हम ज्यादातर चीजें आर्ट एंड कल्चर से रिलेट नहीं करती। वैदिक पीरियड का जो हमारे 1000 साल रहे, लेटर वैदिक पीरियड और एक वैदिक पीरियड को मिलाकर जो हमारे 1000 साल रहे, उन 1000 सालों में हम किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो हमारे वेदास हैं, जो पुराण्स हैं, जो उपनिषद हैं। आर्ट एंड कल्चर का वहां पर इतना रोल नहीं आता, वहां पर रिटन एविडेंसेस का रोल ज्यादा आता है। फिर आपके महाजनपद डेवलप हुए, उनको डेवलप होने में टाइम लग गया। फिर आपका मगधा एम्पायर बना, मगधा एम्पायर डेवलप हुआ, उसने चीजों को इकट्ठा किया, सारी चीजें की, आर्मी वगैरह बनाई। इतने में क्या हुआ, मगधा एम्पायर को मौर्यन एम्पायर ने रिप्लेस कर दिया। तो जो आपकी चीजें डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर का जो दोबारा से डेवलप करने का टाइम पीरियड मिला वो किनको मिला, मौर्यंस को मिला। अब यहाँ पर आपको मैप शो कर रहा है मौर्यन साइट्स को, तो इस मैप को तो यहाँ पर आप छोड़ दो। अब आपको क्या देखना है, मेनली जितना भी मौर्यन पीरियड के अंदर आर्ट एंड कल्चर पे जो ज्यादा से ज्यादा काम किया वो किसने किया, अशोका ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसारा, इन दोनों को इतना टाइम नहीं मिला। अशोका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर रहे मौर्यन पीरियड के, जिन्होंने काफी ज्यादा आर्ट एंड कल्चर के लिए काम किया। और साथ में इन्होंने किस चीज को ज्यादा प्रमोट किया अपने आर्ट एंड कल्चर से, इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। इन्होंने पिलर्स बनवाए, स्कल्पचर्स बनवाए, रॉक कट आर्किटेक्चर, सारी चीजें इन्होंने की जिससे कि बुद्धिज्म को भी प्रमोट कर पाए और आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न पिलर्स के बारे में। मॉडर्न पिलर्स जो होते थे वो मोनोलिथिक रॉक कट पिलर्स होते थे। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, द टॉप पोर्शन जो होता था पिलर्स का वॉज कार्व्ड विद कैपिटल फिगर्स लाइक द बुल, the lion, the elephant, and stand on a square or a circular abacus which were decorated with styled lotuses। तो ये क्या होती थी, मौर्यन के टाइम के जो पिलर्स दिखेंगे आपको उनकी एक क्वालिटी होती थी। लोकेशंस कहाँ मिलेंगे आपको मॉडर्न पिलर, मेनली आपको जो दिखते हैं बसारा बखीरा, लोहरिया, नंदनगढ़, रामपुर वाइन बिहार, सनकिस्का, सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। अब एक इंपॉर्टेंट है हमें लॉयन कैपिटल। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। फिर यहाँ पर आपको पूरा लॉयन कैपिटल के बारे में, सारनाथ के बारे में बता रखा है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, जितना याद रखना है वो पढ़ेंगे। इट वॉज बिल्ड बाय अशोका, पहली चीज, इन कॉमेमोरेशन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द फर्स्ट सरमन और द धर्म चक्र परिवर्तना बाय द बुद्धा एट सारनाथ। हमें पता है कि बुद्धा ने अपना जो पहला सरमन दिया था, उनको जब सारी चीजों की ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी बोध गया के अंदर, उसके बाद इनलाइटमेंट मिल चुकी थी, उसके बाद उन्होंने अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया था। इसीलिए सारनाथ के अंदर ही अशोका ने इसको बिल्ड करवाया। अब जो कैपिटल थी वो 5 कंपोनेंट को कंसिस्ट करती है। एक शाफ्ट, लोटस बेल बेस, अ ड्रम सर्कुलर अबेकस ऑन द बेल बेस विद 4 एनिमल्स प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद हमें देखना था फिगर ऑफ 4 मेजेस्टिक एडोस्ड लॉयंस, द क्राउनिंग एलिमेंट धर्म चक्रा, अ लार्जर व्हील। अब 4 एनिमल्स कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है, हॉर्स है, बुल है, लॉयन है और एलिफेंट है। ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। एंड द कैपिटल हैविंग 4 लॉयंस विदाउट द क्राउनिंग व्हील एंड द लोटस बेस। हमने क्या किया, उसको इसी कैपिटल को 4 लॉयंस के साथ विदाउट द क्राउनिंग व्हील और लोटस के बेस के हमने इसको अडॉप्ट किया एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब कि हमने लोटस बेस को हटा दिया और हमने जो ड्रम था उसको हटाकर हमने जो ऊपर का पोर्शन था उसको क्या किया, एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया उसको हमने अडॉप्ट किया। आपने हर जगह देखा भी होगा, सत्यमेव जयते के साथ लिखा रहता है, या फिर आप कोई भी फोटो सर्च करते हो इंडिया से रिलेटेड या फिर किसी भी गवर्नमेंट उससे रिलेटेड तो आपको दिखता भी है।
अब बात करते हैं स्कल्पचर्स की। मॉन्यूमेंटल इमेजेस ऑफ यक्षा, यकिनीज एंड एनिमल्स बिलोंगिंग टू द 3rd century BC हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये शो करते हैं किसकी पॉपुलैरिटी को, ऑफ यक्षा वर्शिप इन बुद्धिस्ट एंड जैना रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स एट दैट टाइम। लास्ट स्टेचूज मिलते हैं हमें यक्षा एंड यक्षिनीज के, कहाँ पर मिलते हैं, मेनली पटना के अंदर, विदिशा के अंदर और मथुरा, यानी आपके यूपी बिहार के रीजन के अंदर। यक्षिनी फिगर फ्रॉम दीदरगंज पटना इज द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसी सेम के बारे में यहाँ पर आपको ज्यादा बताया गया है, तो एक बार आप फर्स्ट फिगर देख सकते हो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर। रॉक कट एलिफेंट एट धोली इन उड़ीसा, it depicts modeling in round with linear rhythm. It also has Ashokan rock edict. तो ये आपको इतना याद रखना है कि हाँ, रॉक कट एलिफेंट है, धोली के अंदर जगह है, ओडिशा के अंदर। किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था, जो जिसके अंदर क्या है, जिसके ऊपर अशोका की रॉक एडिक्ट भी है। फिर है लोमस ऋषि केव। दीज रॉक कट केव्स आर केव्ड, कहाँ पर है ये लोमस ऋषि केव, लोकेशन पता होना चाहिए, बाराबार हिल्स नियर गया इन बिहार। बस इतना पता होना चाहिए, उसके अलावा उन केव्स में क्या है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखा रखी है। अब बात आती है स्तूपास एंड विहार्स की। स्तूपा, विहारा, चैत्या, ये पार्ट होते हैं किसके, बुद्धिस्ट एंड जैना मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स के, बट द लार्जेस्ट नंबर बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट रिलीजन। देखो, स्तूपास और विहारास दोनों रिलीजन में होते हैं, बुद्धिज्म में भी और जैनिज्म में भी, पर जो लार्जेस्ट नंबर्स बिलोंग करते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर बिलोंग करते हैं। जिसमें आपको एग्जांपल दिया है स्तूपा ऑफ बैरत इन राजस्थान एंड द ग्रेट स्तूपा एट सांची। ये आपको सारा पोर्शन जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्तूपा कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, एक सर्कुलर अंडा होता है विद अ, उसके ऊपर क्या होता है, हर्मिका एंड अ छत्र ऑन द टॉप। स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ओवर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा को या उसके रिमेम्बरेंस में बनाए गए हैं। स्तूपास आपको कहाँ मिलेंगे, राजगृह वैशाली बिहार के अंदर, कपिला वस्तु और अलकप्पा नेपाल के अंदर, कुशीनगर और पीपल बीना इन उत्तर प्रदेश। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यू कैन स्किप। अब बात आती है यहाँ पर बुद्धिज्म एंड। अब देखो, जो अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म था ना, उसमें ऐसा नहीं था कि बुद्धा की जो खुद की इमेज है उसको वर्शिप किया जाता था या फिर उनसे बुद्धा को डिपिक्ट किया जाता था, बुद्धिज्म को डिपिक्ट किया जाता था। अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म में क्या था, बुद्धा को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता था, चाहे वो उनके फुटप्रिंट्स हो, स्तूपास हो, लोटस थ्रोन हो या फिर चक्र हो। और ये इंडिकेट करता था एक सिंपल वर्शिप को और रिस्पेक्ट को पे करना, किसको, बुद्धिज्म की तरफ भी और बुद्धा की तरफ भी। जब लेटर फेज ऑफ बुद्धिज्म आया, वहां पर थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज हुआ। वहां पर ये भी देखा गया कि अब जो बुद्धा की खुद की इमेज है उसकी भी वर्शिप स्टार्ट हो गई है। साथ में जो बुद्धा की लाइफ के इवेंट्स थे उनको कैसे शो किया जाता था, जातक स्टोरी से शो किया जाता था। और जो जातक स्टोरीज थी वो डिपिक्ट की जाती थी, जो रेलिंग्स और तोरन्स होते थे स्तूपास की, उनके ऊपर। आप आज भी किसी स्तूपा के अंदर विजिट करोगे या फिर आप सांची स्तूपा जाते हो तो आपको आज भी वो सारी चीजें दिखेंगी। फिर कुछ मेन इवेंट्स थे जो बुद्धा की लाइफ से रिलेट करते थे, उनको भी अलग अलग तरीके से डिपिक्ट किया जाता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, जिसमें यहाँ पर आपको स्तूपा वर्शिप भरूच की एग्जाम्पल भी दिया गया है। नेक्स्ट है अब हमारा पोस्ट मॉरियन ट्रेंड्स इन इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कि अब देखो, मौर्यन के एम्पायर के एंड होने के बाद हमें पता है कि मौर्यन एम्पायर के एंड होने के बाद चीजें जो थी वो इंडिया के अंदर डिवाइड हो गई थी। मतलब हर रीजन के अंदर अलग अलग रूलर्स रूल करना स्टार्ट कर गए थे और चीजें दोबारा से यूनाइट कब हुई थी इंडिया के अंदर, यूनाइट हुई थी डायरेक्ट गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर। तो बीच में आपका 500 से 600 साल का गैप था, जब अलग अलग रीजन के अंदर इंडिया के अंदर अलग अलग जो रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे। तो उस टाइम का जो भी आर्ट एंड कल्चर ऑल ओवर डेवलप हुआ इंडिया के अंदर, आप उसको किसी पर्टिकुलर रूलर के नाम नहीं कर सकते। इसीलिए हम उस चीज को कैसे पढ़ते हैं, पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स की तरह। अब मौर्यंस के एंड होने के बाद क्या चीजें देखी गई इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के अंदर, क्या चेंजमेंट देखे गए और चीजें कैसे शिफ्ट हुई। पहला शिफ्ट ये देखा गया कि मौर्यन एम्पायर के एंड होने के बाद, जहां तक हमने देखा मौर्यन एम्पायर के टाइम पर जो चीजें थी, वो स्तूपास बिल्ट हो रहे थे, पिलर्स बिल्ट हो रहे थे, वो सारी चीजें रिवॉल्व करती थी बुद्धिज्म या जैनिज्म की तरफ। वहीं मौर्यंस के एंड होने के बाद चीजें थोड़ा बहुत कहाँ राइज होने लगा, ब्राह्मणिकल सेक्ट्स की तरफ, यानी वैष्णव्स और शैवर्स जो विष्णु की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे,
उनके तरफ भी चीजें शिफ्ट होने लगी और यहाँ से हमने थोड़ा बहुत हमने टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को देखना भी क्या किया, स्टार्ट किया। प्रोमिनेंट साइट इस टाइम की कौन सी रही जिसमें आपका फाइनेस्ट स्कल्पचर मिलता है, जिसमें विदिशा है, भरूच है, बोध गया है, खानसारी है, भाजा है, पवानी है नियर नागपुर। अब बात करते हैं यहाँ पे भरूच मध्य प्रदेश के बारे में। Narrative reliefs use pictorial language and effective communicate stories like Queen Maya Devi's mother of Siddhartha Gautama dream in which a descendant elephant is shown। फिर जातक स्टोरीज के बारे में बताया गया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। इनको आप चाहो तो वन रीडिंग दे सकते हो या फिर आप यहाँ पर इस चीज को एंड भी कर सकते हो, ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी कहीं पर भी। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है क्वीन माया ड्रीम, जातक पैनल भरूच, प्लान ऑफ स्तूपा वंश सांची, जिसके अंदर देखो ये बताइए छतरी, फिर ये हर्मिका, ये आपका अंडा, ये नीचे वाले एरिया को मेडी बोला जाता है, इस एरिया को वेदिका बोला जाता है। तो ये चीजें आप यहाँ से याद कर सकते हो, प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है इस चीज को। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर सांची, Sanchi Stupa 1 has upper as well as lower pradakshina path or a circumambulatory path. It has 4 beautifully decorated torans depicting various events from the life of Buddha and Jataks. तो ये सारी बात क्या है आपके सांची स्तूपा के बारे में, इन चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएंगे, इस फिगर से याद करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हर्मिका क्या होता है, अंडा कौन सा एरिया को बोला जाता है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, मथुरा सारनाथ एंड गांधार स्कूल्स। फर्स्ट सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स गांधार जो अब पाकिस्तान के अंदर है, मथुरा आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश, वेंगीन आंध्र प्रदेश एमर्ज एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। ये किस चीज को बताता है? गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बुद्धा इन द सिंबॉलिक फॉर्म गॉट अ ह्यूमन फॉर्म, कि जिस बुद्धा को हम क्या करते थे, जिनको सिर्फ हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे अभी तक, अब उन्होंने ह्यूमन फॉर्म ले ली थी। मतलब अभी बुद्धा की खुद की इमेज की वर्शिप की जाना स्टार्ट हो गए थे। इट एट द कन्फ्लुएंस था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बैक्टीरियन, पार्थियन एंड द लोकल गांधार ट्रेडिशन का। इट हैज हेलेनिस्टिक फीचर्स। अब बात करते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किससे रिलेट करता है? बुद्धिज्म से ही रिलेट करता है। अब बात करते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। लाइक गांधारा, बुद्धा इन द सिंबॉलिक फॉर्म गॉट अ ह्यूमन फॉर्म। बुद्धिज्म के अंदर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का कंट्रीब्यूशन रहा। द बुद्धा इमेजेस आर अबंडेंट एंड मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अर्लियर याक्षा इमेजेस। उसके अलावा बट हम जब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर इमेजेस में हमें वैष्णवा यानी विष्णु से रिलेटेड भी मिली, शैवा यानी शिव भगवान से रिलेटेड भी हमें मिली। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था उसके अंदर हमें बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें आर्ट दिखाई देता है। वहीं जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट था वो सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेट करता है। अब बात करते हैं सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट की। सारनाथ और कौसाम्बी ऑल्सो एमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। यहाँ पर भी मेनली किसको डिनोट किया गया? बुद्धिज्म को ही डिनोट किया गया। मैनी बुद्धा इमेजेस हैव प्लेन ट्रांसपेरेंट ड्रापरी कवरिंग बोथ shoulders. The halo around the head has very little ornamentation. An important stupa site outside the Gangetic Valley is Devini Mori in Gujarat. Buddhist monuments of South India, Vengi in Andhra Pradesh has many stupa sites like the Jagpatha, Amravati, Bhati Porlolu, Nagarjuna Konda and Gole. अब बात आती है सिमिलरिटीज विद सांची स्तूपा, यानी जो अमरावती स्तूपा था ऑल्सो हैज प्रदक्षिणा पथ इनक्लोज्ड विद इन अ वेदिका ऑन विच मेनी नरेटिव स्कल्पचर्स आर डिपिक्टेड। ये प्रदक्षिणा पथ सांची स्तूपा में भी है और ये प्रदक्षिणा पथ हमें अमरावती स्तूपा के अंदर भी देखने को मिलता है। अब हाउएवर इट्स तोरोना हैज डिसअपीयर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो अमरावती स्तूपा का अर्ली फेज इज डिवॉइड ऑफ बुद्धा इमेजेस बट ड्यूरिंग द लेटर फेज इन द सेकंड एंड थर्ड सेंचुरी द बुद्धा इमेजेस आर कार्व्ड आउट ऑन द ड्रम स्लैब। अब हमने बात की थी अर्ली जो बुद्धिस्ट फेज था उसके अंदर हमें बुद्धा की इमेज की वर्शिप नहीं मिलती, बुद्धा की इमेज की हमें पेंटिंग्स, क्रेविंग्स कुछ नहीं मिलती, लेकिन लेटर फेज में हमें वो सारी चीजें कार्ड आउट मिलती हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं, इनके ऊपर इतना जाने की जरूरत नहीं, यू कैन स्किप। फिर यहाँ पर बात की गई है रॉक कट स्तूपास की। रॉक कट स्तूपास हैव बीन एक्सकेवेटेड इन अनकपले नियर विशाखापट्टनम। इट इज डेकोरेटेड विद स्कल्पचर रिलीफ्स। उसके अलावा क्या है, सनाती इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इज द लार्जेस्ट स्तूपा साइट excavated so far. It also has a stupa like the one in अमरावती। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है विहारास, चैत्यास एंड टेम्पल्स की। स्ट्रक्चर्ड टेम्पल्स एट गुंटापाले आर फाउंड and are similar to Sanchi Apistadal Chaita structure. Temple 18
which is a simple shrine temple having front pillars and a hall at the back. Along with the images of the Buddha, other Buddhist images of Bodhisattva like Avalokiteshvara, Padmapani, Vajrapani, Amitabha and Maitreya Buddha started getting sculptured during this time. तो ये चीजें थी जो टाइम के साथ चेंजमेंट आना स्टार्ट हो चुका था. फिर यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखा गया वज्रयाना बुद्धिज्म का. वज्रयाना बुद्धिज्म क्या था? वन ऑफ अ टाइप था, जैसे आपका हीनयाना महायाना था, उन्हीं के अंदर डेवलप हुआ था, जिसके अंदर क्या थी, चीजों को और पर्सोनिफाइड रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट हो गया था. अब बात की जाती है वेस्टर्न इंडिया के अंदर केव ट्रेडिशन के बारे में. मेनली 3 आर्किटेक्चरल टाइप्स वर एक्सिक्यूटेड. पहला है आपका एपिसिडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल्स, फिर है वॉल्ट रूफ पिलरलेस हॉल्स, फ्लैट रूफ क्वाड्रेंगुलर हॉल विद अ सर्कुलर चैम्बर एट द बैक. तो ये चीजें देखी गई, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इतने ऐसी टर्म्स आती भी नहीं है. फिर चैत्य. चैत्य क्या होता है? द फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल इज डोमिनेटेड बाय द मोटिफ ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क. In some cases, there is a no dominating चैत्य आर्क window are found at कोंदी वाइट. ये अनफिनिश्ड चैत्य केव है कन्हेरी के अंदर. पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग है, पर हमें ज्यादा डीप के अंदर जाना भी नहीं है, हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए व्हाट इज चैत्य, व्हाट इज विहार्स, इतना हमारे लिए बहुत है. ये आपको दिखाया गया चैत्य हॉल करला के अंदर. फिर विहार्स हैं. विहार्स आर एक्सिबिटेड इन ऑल द केव साइट्स. द प्लान ऑफ द विहार्स कंसिस्ट ऑफ अ विरंदा, ए होल एंड अ सेल अराउंड द वॉल्स ऑफ द हॉल. अब इंपॉर्टेंट साइट जहां पर आपको विहार्स देखने को मिलते हैं, अजंता है, पीतलखोरा है, इलोरा, नासिक बाजा, जुनार, करला, कन्हेरी एंड कान्हेरी. अब अजंता की बात करते हैं. इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड हैज 29 केव्स. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूडेड है. इट हैज 4 चैत्य केव्स डेटेबल टू द अर्ली फेज. उसके अलावा क्या हमें देखना है? इट इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ पेंटिंग ऑफ द 1st सेंचुरी BC एंड द 5th सेंचुरी C. तो ये बात हमें पता होनी चाहिए. उसके अलावा क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ केव नेमली चैत्य, विहार्स एंड विहार चैत्य यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं अजंता के अंदर. पैटर्न्स की बात करें, वरहा देवा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वकेटा किंग हरिसेना, उपेंद्र गुप्ता द लोकल किंग एंड फ्यूडेटरी ऑफ द वकेटा किंग हरिसेना, और बुद्धा भद्रा एंड मथुरा दासर. तो ये कुछ पैटर्न्स रहे जिन्होंने यहाँ पर चीजें कराई. अब पेंटिंग्स की बात करें अगर हम अजंता के अंदर, पेंटिंग्स हैव अ लॉट ऑफ टाइपोलॉजिकल वेरिएशंस आपको अजंता के अंदर देखने को मिलते हैं. अर्ली फेज में कलर्स को कम यूज किया गया था, लेटर फेज में कलर डिपिक्शन हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है. थीम्स की बात करें, आपको अजंता के अंदर जो केव्स पेंटिंग का थीम मिलेगा वो आपको मिलेगा लाइफ ऑफ द बुद्धास, जातक्स एंड द अवधस. तो आप मेनली मान सकते हो कि मेनली जो चीजें थी वहां पर वो सारी किससे रिलेटेड थी? सारी चीजें रिलेटेड थी आपकी बुद्धिज्म से रिलेटेड. तो ये सारी आपकी यहाँ पर पेंटिंग्स भी दी गई है. अब बात करते हैं हम इलोरा केव्स की. ये भी इंपॉर्टेंट है. इट इज अनदर इंपॉर्टेंट केव लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड हैज 34. वो 29 इन नंबर्स थी, ये 34 इन नंबर्स हैं. अब मेजर डिफरेंस आपको अजंता और इलोरा में क्या दिखता है जो आपको याद रहना ही रहना चाहिए, कि जब हम अजंता की बात करते हैं तो अजंता की जो पेंटिंग्स थी वो सिर्फ रिलेटेड थी आपकी बुद्धिज्म से. वही जब हम इलोरा पेंटिंग्स की बात करते हैं वहां पर आपको जो पेंटिंग्स दिखती हैं उसके अंदर आपका बुद्धिज्म भी शो होता है, उसके अंदर आपको हिंदुज्म भी दिखता है, हिंदुज्म से रिलेटेड भी, और आपको जैनिज्म से रिलेटेड भी वहां पर केव्स मिलती हैं. तो मतलब तीनों ही रिलीजन का वहां पर आपको डिवाइड देखने को मिलता है. और यहाँ पर केव्स को देखकर आपको एक ऑनगोइंग डिफरेंस भी पता चलता है बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल. अब देखो उस टाइम पर हिंदुज्म टर्म कोई भी कल्चर में नहीं थी. उस टाइम पर जो शिव और विष्णु की भक्ति करते थे उनको ब्राह्मणिज्म के अंदर ही काउंट किया जाता था. अब सबसे पहले बुद्धिस्ट केव्स की बात करेंगे तो इन 34 में से जो आपकी 12 केव्स हैं वो बात करती है रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ब्राह्मणिकल की बात करते हैं तो द ओनली डबल स्टोरी केव ऑफ द ब्राह्मणिकल फेथ है वो आपकी है केव नंबर 14, जिसके अंदर आपको थीम्स मिलते हैं शैवाइट के, जिसमें रावणा शेकिंग माउंट कैलाश और वैष्णवाइट के डिफरेंट अवतार जहां पर आपको विष्णु के देखने को मिलते हैं. उसके अलावा आपको याद रखना है कैलाश लेनी. केव नंबर 16 इज नोन एज कैलाश लेनी. इट इज अ रॉक कट कैलाश टेम्पल कार्ड आउट ऑफ अ सिंगल rock and it is a unique achievement of the artisans. उसके अलावा बाग केव, it is located in the धार district of मध्य प्रदेश and it consists of Buddhist mural paintings. तो ये चीज भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो. यहाँ पर दिखाया भी गया है केव नंबर 16 को. उसके बाद बात आती है दीज रॉक कट केव मॉन्यूमेंट्स आर कार्व्ड मोस्टली ड्यूरिंग कब
जो आपका सातवाना पीरियड हमने डिस्कस किया था, उस टाइम पर मेनली रॉक कट केव्स को सभी को कार्व्ड आउट किया गया था. लाइक अजंता, these caves were excavated by master craftsmen on a perpendicular sandstone rock face of a hill across the seasonal stream of Bagani. All of the caves are vihars or resting places for monks and having a quadrangular plan. A small chamber usually at the back forms the, वो क्या होता था, चैत्याज होता था, जिसका मतलब है प्रेयर हॉल. रंग महल की बात की गई है. केव नंबर 4 इज कॉमनली नोन एज रंग महल, मीनिंग प्लेस ऑफ कलर्स. ये आपको याद रखना है. अब बात की जाती है एलिफेंटा केव्स की. एलिफेंटा केव्स कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड नियर मुंबई, आर डोमिनेटेड बाय द शैवाइट फेथ, यानी जो शिव को के अंदर बिलीव करते थे. इट इज कंटेम्प्रेरी विद इलोरा, मेनली सेम टाइम पर कंस्ट्रक्शन हुआ था दोनों का. उसके अलावा कर्नाटका की बात करें, बदामी एंड अहिहोली अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चालुक्यास के टाइम पीरियड के अंदर. आंध्र प्रदेश के अंदर अराउंड द एरिया ऑफ विजयवाड़ा आपको केव्स दिखाई देती हैं. तमिलनाडु में हम बात करें तो मोस्टली महाबलीपुरम अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किसकी, पल्लव्स के टाइम पीरियड के अंदर. अब बात की जाती है केव ट्रेडिशन ईस्टर्न इंडिया में कैसा था उसकी, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश की यहाँ पर फॉलोइंग साइट्स बताई गई, जिसमें है आपकी गुंटा पैलेस, जहाँ पर हमें स्तूपास, विहार्स, केव्स देखने को मिलती हैं. उसके अलावा यहाँ पर बात की जाती है रेम्पेरिया पल्लम. It has a very moderate small excavations, but there are rock cut stupas on the hill. फिर है अन्नकापल्ली, it is near विशाखापट्टनम. अब बात की जाती है ओडिशा की. अर्लीस्ट एग्जाम्पल यहाँ से हमें मिलते हैं उदयगिरी खांडगिरी केव्स की, विच आपकी कहाँ लोकेट करती है, नियर भुवनेश्वर लोकेट करती हैं. These caves are scattered and have inscription of कारावेला जैन किंग. तो इसलिए ये वाला उड़ीसा वाला जो है आपको याद रखनी है. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात करें, प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ मुराल ट्रेडिशंस इन इंडिया कहाँ कहाँ पर आपको दिखते हैं, तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो. शिवा चेजिंग द बॉर, अ सीन फ्रॉम कीर्ता जुनिया लिपाक्षी टेम्पल. चोला किंग राजा राजा एंड द कोर्ट पोइट कारुवार देवर, तंजावुर के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराई. शिवा की लिंग त्रिपुरासुरा, ये तंजावुर के अंदर शो होता है. रामा किल्स रावणा, अ सीन फ्रॉम रामायण पैनल, कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मतनचेरी पैलेस. सस्ता पद्मपुरम पैलेस थका. तो ये कुछ जगह हैं, आप चाहो तो याद रख सकते हो, अगर आप भूल भी गए तो इतना उसमें कोई प्रॉब्लम आपको. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लेटर मुराल ट्रेडिशन. मुराल का मतलब होता है जब एक लार्ज पेंटिंग को वॉल के ऊपर पेंट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मुराल कहते हैं. अब देखते हैं, सबसे पहले बात की जा रही है बुदामी मुराल्स की. दी ये आपको कहाँ मिलेंगे, दीज आर इन बदामी कर्नाटका, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द अर्ली चालुक्य डायनेस्टी. जो अर्ली चालुक्य डायनेस्टी थी उसकी बदामी कैपिटल थी, इसलिए आपको वहां पर बदामी म्यूरल्स मिलते हैं. और वो रिलेटेड टू भी किससे मिलते हैं, जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसी से रिलेटेड पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपके चालुक्य किंग है मंगलेश, यंगर सन ऑफ पुलकेशिन वन एंड ब्रदर ऑफ कीर्तिवर्मन वन. पेंटिंग्स के थीम्स मेनली क्या होते थे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है विष्णु की इमेजेस होती थी इन केव नंबर 4, एंड दिस केव इज पॉपुलरली नोन एज विष्णु केव. उसके अलावा क्या था वहां पर, और क्या होते थे, प्लेसेस के सीन होते थे. कीर्तिवर्मन जो पुलकेशिन वन के बेटे थे एंड द एल्डर ब्रदर थे मंगलेशा के, सीटेड इनसाइड द प्लेस विद हिज वाइफ एंड फ्यूडेटरी वाचिंग अ डांस. फिगर्स ऑफ इंदिरा एंड हिज रिटिन्यू आर फाउंड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द पेंडल. अब उनके फीचर्स क्या थे वो हमारा याद रखना हमारा काम नहीं है, हमसे कोई पूछेगा नहीं. फिर यहाँ पर बताया गया है पल्लव्स, पांडव्स और चोला किंग्स के अंडर पेंटिंग्स कैसे थी, मुराल्स कैसे थे. अगर हम पल्लव मुराल्स की बात करें, लाइक देयर प्रेडिसर चालुक्यास, द पल्लव्स वर आल्सो द पैटर्न ऑफ आर्ट्स. पल्लव्स भी आर्ट्स में बिलीव रखते थे. महेंद्र वर्मन वन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स एट, कौन कौन सा, मांडापट्टू टेम्पल. दिस इंस्क्रिप्शन मेंशन महेंद्र वर्मन वन विद न्यूमरस टाइटल सच एज विचित्रचिता, चित्र कारापुल्ली एंड चैत्य करी. तो ये सारी ये चीज आपको याद रखने की. नेक्स्ट है पन्नामलाई टेम्पल, अ फिगर ऑफ अ फीमेल डिटी इज ड्रॉन ग्रेसफुली. कांचीपुरम टेम्पल, पेंटिंग्स वर पैटर्नाइज्ड बाय द पल्लव किंग राजा सिमा. तो ये आपको याद रखना है. यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है. फीचर्स याद नहीं रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फीचर्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे. फिर है क्यों, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आता है उसमें आपको एग्जांपल्स यूज करने होते हैं, इसलिए आपको नाम याद होने चाहिए. थोड़ा बहुत कौन से राजा से लिंक करते हैं, कौन से रूलर से लिंक करते हैं वो पता होना चाहिए. फिर बात करते हैं पांड्या ट्रेडिशन की. इन्होंने भी आर्ट को काफी ज्यादा पैट्रोनाइज किया. तिरुमल्लपुरम केव्स, जैना केव्स एट सीथनावसल आर सम ऑफ द सर्वाइविंग एग्जांपल जो हमें पांड्या ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं. यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिखाया भी गया है. चोला ट्रेडिशंस की बात करें, चोलास भी काफी ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बिलीव करते थे, जिसमें से मेन चीज है याद रखने वाली टेम्पल्स, बृहदेश्वरा एट तंजावुर,
गंगईकोंडा चोलापुरम एंड दारासुरम इन तमिलनाडु, ये सभी किसने बनवाए थे? राजा राजा चोला के टाइम पर बने थे। और उनके जो बेटे थे राजेंद्र चोला एंड राजा राजा टू, इनके टाइम पर ये कंस्ट्रक्शन हुई थी, जो आज भी काफी देखने लायक है। 2 layers ऑफ पेंटिंग्स भी हमें मिलती हैं which they were discovered. The upper layer was painted during the Nayak period in the 16th century. Themes क्या होता था mainly? Themes mainly related होते थे लॉर्ड शिवा से रिलेटेड। यहाँ पर आपको चोला एम्पायर की जो पेंटिंग्स मिलेंगी उनमें आपको शिवा से रिलेटेड थीम ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं विजयनगरम मुराल्स की। विजयनगर एम्पायर काफी फेमस रहा मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर। इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें हम्पी के अंदर विरूपाक्षा टेम्पल मिलता है जो काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर रामायण और महाभारत से रिलेटेड एपिसोड्स को पेंटिंग्स के अंदर डिपिक्ट किया गया है। फिर इन लिपाक्षी नियर हिंदूपुरम, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में आपको ये जगह मिलेगी जहां पर हमें शिवा टेम्पल्स की वॉल्स के ऊपर विजयनगरा की पेंटिंग्स के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं नायका मुराल्स की। पेंटिंग्स ऑफ नायका डायनेस्टी इन द 17th एंड 18th सेंचुरी आर सीन इन तिरुपकुरम, श्रीरंगम एंड तिरुवरूर इन तमिलनाडु। तो ये चीजें हैं। फिर थीम्स की बात करें, थीम्स के अंदर आपको क्या मिलता है? मेनली आपको महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला से रिलेटेड चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं मेन। तो आप देखोगे ना, जब आप पेंटिंग्स की बात करते हो, वो बात करते हो, तो जो अर्ली आपकी एंशियंट हिस्ट्री रही, मॉडर्न एम्पायर और शुरू का टाइम पीरियड रहा, जब आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड ज्यादा आर्ट एंड कल्चर दिखाई देता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिखाई देता है, वहीं जो बाद का टाइम पीरियड था उसके अंदर आपको विष्णु और शिवा से रिलेटेड ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर रामायण महाभारत से रिलेटेड ज्यादा आर्ट देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर केरला मुरल्स के बारे में बताया गया है कि इन्होंने किस तरह से एलिमेंट्स को यूज किया पेंटिंग्स के अंदर, कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशंस, कथकली को, इन चीजों को इन्होंने यहाँ पर डिपिक्ट किया। थीम्स मेनली क्या होते थे? थीम्स वही रहते थे रामायण और महाभारत को, उन्हीं थीम्स को अलग अलग स्टाइल के अंदर डिपिक्ट किया जाता था अलग अलग जगह के अंदर। फिर यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में बता रखा है। इवन टुडे मुराल्स कैन इवन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ हाउसेज इन विलेजेस एंड हवेलीज के अंदर आज भी आपको बड़ी बड़ी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। सम फेमस फॉर्म्स क्या हैं जो आपको याद होनी चाहिए? पिथोरो पेंटिंग राजस्थान गुजरात की तरफ देखने को मिलेगी, मिथिला पेंटिंग नॉर्थ एंड बिहार की तरफ, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की तरफ। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में। देखो अर्ली टेम्पल्स कैसे होते थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपास कंटिन्यूड रहा अलोंग विद अब ब्राह्मणिकल टेम्पल्स और इमेजेस ऑफ गॉड्स जो थी वो भी स्टार्ट हो गई थी, उनका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। अब जो टेम्पल्स होते थे उनको डेकोरेट किया जाता था गॉड्स की इमेजेस के साथ। मिथ्स मेंशन्ड इन द पुराण बिकम पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन। कुछ जो मिथ पुराण के अंदर मेंशन थे वो बाद में चलकर ब्राह्मणिकल रिलीजन, जिसको आज हम हिंदुज्म कहते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन बन गए। जो श्रीन्स होते थे टेम्पल के वो 3 काइंड के होते थे। एक संधारा टाइप जिसके अंदर विदाउट प्रदक्षिण पथा होता था। जैसे आप मंदिर में जाते होते तो भगवान है, आप उनके आगे हाथ जोड़ते हो, उसके बाद आप चारों तरफ जो सर्कल के अंदर होगा या फिर रेक्टेंगुलर के जिस भी शेप में आप उनके चारों तरफ घूमते हो तो उसको प्रदक्षिणा पथा बोला जाता है। निर्धारा टाइप होता था जिसके अंदर प्रदक्षिणा पथा होता था। एंड एक था सर्वतोभद्र विच कैन बी असेस्ड फ्रॉम ऑल साइड, जिसके अंदर आप किसी भी साइड से आप उसको असेसेबल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट्स की बात करें, देवघर इन उत्तर प्रदेश, इरन, नाचना कुथारा एंड उदयगिरी नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको सिंपल स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसके अंदर वरांदा मिलेगा, हॉल मिलेगा और बीच के अंदर आपको श्रीन मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर फोटो के अंदर भी देख सकते हो। द बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल क्या होती थी? 2 ब्रॉड ऑर्डर्स ऑफ टेम्पल हमने देखे कंट्री के अंदर। एक नगारा स्टाइल देखा हमने नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ हमने देखा द्रविड़ा स्टाइल। फिर एक और स्टाइल डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। वो एक इंडिपेंडेंट स्टाइल था जिसको क्रिएट किया गया नगारा और द्रविड़ा स्टाइल को मिलाकर। अब बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल कंप्राइज द फॉलोइंग। सबसे पहले है सैंक्टम जिसको हम गर्भगृह कहते हैं। लिटरली मीनिंग इसका होता है वॉब हाउस। ये क्या होता है? इट वाज अ क्यूबिकल विद अ सिंगल एंट्रेंस एंड ग्रू इनटू द लार्ज चैम्बर इन टाइम। इट इज मेड टू हाउस द मेन आइकन विच इज द फोकस ऑफ मच रिचुअल अटेंशन। दूसरा आपको मंदिर में क्या देखने को मिलता है? मंडपा। इट इज द एंट्रेंस जो होती है टेम्पल की, उसको मंडपा बोला जाता है। फिर शिखर, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल टेंड टू हैव अ माउंटेन लाइक स्पेयर। दिस कैन टेक द शेप ऑफ अ कर्विंग शिखर। नॉर्थ की तरफ देखोगे तो आपको कर्विंग और पिरामिडिकल टावर मिलता है जिसको हम विमाना कहते हैं साउथ इंडिया की तरफ। आपको ये चीजें जब टेम्पल में जाओगे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, नॉर्थ इंडिया में जा रहे हो या साउथ इंडिया में जा रहे हो।
वाहन किसको बोला जाता है? इट इज द माउंट और व्हीकल ऑफ द टेम्पल्स मेन डिटी, कि जो भी टेम्पल के मेन डिटी है उनका जो व्हीकल होता था वो, जैसे आप शिवा के टेम्पल में देखते हो तो आपको नंदी की भी वहां पर आपको इमेज मिलती है, या फिर जो नंदी का स्ट्रक्चर होता है वो आपको शिवा की मूर्ति से पहले दिखाई देता है। स्कल्पचर, आइनोग्राफी एंड ऑर्मेंटेशन। आइनोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इमेजेस ऑफ डिटीज, की जो डिटीज हैं भगवान उनकी इमेजेस को स्टडी करना हम क्या कहते हैं? आइनोग्राफी उसको बोला जाता है। तो देखो नगारा स्टाइल यहाँ पर दिखा भी रखा है, सबसे ऊपर आपको ऐसा इसको कैलाशा, फिर ये अम्लका होता है, इस स्टाइल को कहते हैं। फिर ये जो आपका होता है पूरा ये ऊपर शिखर हो गया, फिर ये वाला एरिया जो होता है बीच वाला एरिया, इसको गर्भगृह बोला जाता है। द प्लेसमेंट ऑफ एन इमेज इन अ टेम्पल इज केयरफुली प्लान्ड। जो इमेज रखी जाती है, भगवान की मूर्ति रखी जाती है टेम्पल के अंदर, उसकी जो प्लानिंग होती है वो बहुत केयरफुल होती है। जैसे रिवर गॉडेसेस हैं गंगा यमुना, वो फाउंड आपको कहाँ मिलेंगी? फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह इन अ नगारा टेम्पल। जो टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन नगारा स्टाइल में हुआ है। द्वारपालास, डोर कीपर्स फाउंड ऑन द गेटवेज और गोपुरम ऑफ द्रविड़ा टेम्पल। द्रविड़ा टेम्पल में आपको देखोगे तो आपको डोर कीपर्स, द्वारपालास मिलेंगे। मिथुन्स, इरोक्टिक इमेजेस, नवग्रहs, 9 auspicious planet and yakshas found an entrance to God. Various forms or aspects of the main deity found on the outer walls of the sanctum. फिर क्या है? अष्टदिक्पालास, डिटीज ऑफ डायरेक्शन, फेस द 8 की डायरेक्शन ऑन द आउटर वॉल। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक जब आप अपने दिमाग में टेम्पल की इमेज क्रिएट करोगे आपको लगेगा ये चीजें तो मैंने देखी हैं, बस उन्हीं चीजों को वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। Subsidiary scenes found around the main temple are and dedicated to the family or incarnation of the main deity. Ornamentation, various elements of ornament such as gavaksha, vayali, kalpalata, अमालका, कलश आर यूज्ड इन डिस्टिंक्ट वेज एंड प्लेसेस इन टेम्पल। अब यहाँ पर सबसे पहले बता रखा है नगारा और नॉर्दर्न इंडिया टेम्पल स्टाइल के बारे में सबसे पहले मेंशन। नॉर्थ इंडिया, अब इस स्टाइल को देखते हैं। नॉर्थ इंडिया, इट इज कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बी बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग टू। यानी आप देखोगे आप पहले सीढ़ियां चढ़ते हो फिर टेम्पल आता है, चाहे सीढ़ियां हो 5, 10, 15 कितनी, पर आपको सीढ़ियां मिलती हैं नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में। अनलाइक इन साउथ इंडिया, इट डज नॉट यूजुअली हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। अर्लिएस्ट टेम्पल्स हैड जस्ट वन टावर और शिखर। लेटर टेम्पल्स के अंदर आपको सेवरल टावर्स और शिखर्स भी देखने को मिल सकते हैं। द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट वॉल। जो टॉलेस्ट वॉल होगी उसके डायरेक्टली आपको वहीं के उसी के नीचे आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा। यहाँ पर सन टेम्पल कोणार्क की इमेज भी आपको इसके लिए दिखाई गई है। अब वो शेप शिखर की शेप पर डिपेंड करता है कि आपने नगारा स्टाइल के अंदर कितनी सब डिविजन्स को किया है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा टाइप को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की। जब आप एंशियंट टेम्पल्स देखोगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान में, उनके अंदर कुछ आपको ट्रेड्स दिखाई देंगी। द मोस्ट विजिबल यूज मिलेगा आपको सैंडस्टोन का, जो पुराने टेम्पल है। सम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चर टेम्पल्स हैं वो आपको मिलेंगे गुप्ता पीरियड से, जब आप मध्य प्रदेश के टेम्पल्स को देखोगे। ईच हैविंग क्या मिलेंगे? 4 पिलर्स मिलेगा आपको उन टेम्पल्स के अंदर, डेट सपोर्ट अ स्मॉल मंडपा। 2 important temples यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। उदयगिरी, it is on the outskirts of Vidisha and is a part of larger Hindu complex of cave Shri. सांची, it is near the Sanchi Stupa and is the first temple having a flat roof. फिर यहाँ पर देवघर टेम्पल ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मणा टेम्पल है खाजुराहो के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप चाहो, इंटरेस्ट भी होता है कुछ का रिलीजियस उसमें, तो आप एक बार इसको देख सकते हो। डेडिकेटेड है विष्णु से, कंप्लीट करवाया था इसको चांडेला किंग ने, यशोवर्मन ने। और ये किस में बना हुआ है? नगारा स्टाइल के अंदर ये टेम्पल आपका बना हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ अदर मेजर टेम्पल्स बताए गए हैं खाजुराहो मध्य प्रदेश के, जिसमें आपका बहुत फेमस टेम्पल है, आपने नाम भी सुना होगा, केंद्रीय महादेव टेम्पल। ये भी एपोटॉम है किसका? टेम्पल आर्किटेक्चर को देखने का सेंट्रल इंडिया के अंदर। उसके अलावा बताया गया चौसम योगिनी टेम्पल, ये एक जैन टेम्पल है जो 10th सेंचुरी से बिलोंग करता है। अब बात करते हैं वेस्ट इंडिया की। जब आप वेस्ट इंडिया, जब गुजरात राजस्थान की तरफ आप टेम्पल्स देखते हो, जब आपको मिलता है द स्टोन यूज्ड टू बिल्ड द टेम्पल रेंजेस इन कलर एंड टाइप। आपको मोस्टली क्या मिलेगा? सैंडस्टोन, मोस्ट यूज स्टोन मिलेगा वहां पर आपको। ग्रे टू ब्लैक बसाल्ट इन सम ऑफ द 10th to 12th सेंचुरी टेम्पल स्कल्पचर्स में आपको सॉफ्ट व्हाइट मार्बल भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एक जैन टेम्पल है माउंट आबू के अंदर, और 15th सेंचुरी है टेम्पल, 15th सेंचुरी का टेम्पल है रानकपुर, उनको आप कंसिडर कर सकते हो।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बताई गई। समलाजी इन गुजरात, इट शोज अर्लियर आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ द region mixed with post-Gupta style. Many sculptures made of grey schist have been found in this region. Sun Temple at Modhera, it dates to early 11th century, which was built by किसने बनवाया था इसको? राजा भीमदेव वन ने, जो सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सूर्य कुंड, इट इज अ मैसिव रेक्टेंगुलर स्टिपन टैंक इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो ये सारी चीजें हैं। अब इतना सारा याद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब ईस्ट इंडिया के अंदर आ गया, जिसमें आपका बंगाल और ये असम वगैरह उड़ीसा वाला रीजन इंक्लूडेड है। इसके अंदर मेनली आपका क्या बताया गया है? जब हम असम का देखते हैं तो टिल द 10th सेंचुरी द गुप्ता स्टाइल आर्किटेक्चर यहाँ पर कंटिन्यू किया जाता था। एंड ओल्ड 6th सेंचुरी स्कल्पचर डोर फ्रेम फ्रॉम द परवातिया नियर तेजपुर, स्कल्पचर्स फ्रॉम रंगोगरा टी एस्टेट्स नियर तिनसुकिया इन असम। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई है। फिर यहाँ पर अहोम स्टाइल के बारे में बताया गया है। अहोम स्टाइल में देखेंगे तो इट केम विद द माइग्रेशन ऑफ द तैज फ्रॉम अपर बर्मा मिक्स्ड विद द डोमिनेंट पाला स्टाइल ऑफ बंगाल। ये आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेगा? इन एंड अराउंड गुवाहाटी, जिसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है आपका कामाख्या देवी मंदिर जो है, आपका टेम्पल जो है वो। ये एक इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ है जो डेडिकेट है किसको? गॉडेस कामाख्या को। और ये काफी इम्पोर्टेंट आपका मंदिर है। उसके बाद बंगाल के अंदर बताया गया, यहाँ पर भी मेनली आपको पाला स्टाइल में स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उधर की साइड पालाज ने वहां पर रूल किया था। फिर यहाँ पर आपका सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल का एग्जाम्पल दिया गया है। ये पाला स्टाइल टेम्पल है, 9th सेंचुरी में इसको बिल्ड किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर टेम्पल्स बताए गए हैं तेलकुपिन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको नगारा सब टाइप्स प्रिवलेंट दिखाई देता है। तो ये इतना ज्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं, ये हमसे कोई नहीं पूछने वाला। और इतना डीप में बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट, जब आपको 15 से 16 आपको जब सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, या फिर आप पीसीएस में भी आपको बहुत सब्जेक्ट्स करने होते हैं, वहां पर आपसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपको बेसिकली पता हो कि आपके इंडिया का कल्चर क्या है, आर्ट क्या है। हम पेंटिंग्स में एक्सपर्ट्स थे एंशियंट टाइम से ही, हम आर्किटेक्चर में एक्सपर्ट्स थे, वो चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर ओडिशा की बात करें, यहाँ पर आपको जो क्लासिफिकेशन मिलती है वो 3 ऑर्डर्स में मिलती है, रेखा पीड़ा, पीथा ड्वेल एंड खाखरा। जिसके अंदर आप लोकेशन देखेंगे, एंशियंट कलिंगा कंप्राइजिंग मॉडर्न पुरी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग भुवनेश्वर, और एंशियंट त्रिभुवनेश्वरा पुरी एंड कोणार्क। फिर यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल, जो जगन्नाथ भगवान का टेम्पल है, उनकी यहाँ पर इमेज दी गई है। द टेम्पल्स ऑफ ओडिशा कंस्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट सब स्टाइल विद इन द नागारा ऑर्डर। इसके अंदर शिखरा के बारे में बताया गया है, मंडप्स के बारे में बताया गया है। फिर इन सारी चीजों को यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। सन टेम्पल कोणार्क के बारे में बताया गया, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सूर्य और सन टेम्पल को बिल्ड किया गया था 1240 सी के अंदर। ये सिचुएट करता है ऑन द शोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो ये थोड़ा सा आपको इनके बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हिल्स के अंदर आ जाओ। जब आप हिल्स में देखोगे, जो आपका कुमायूं, ग्रेवाल, हिमालय, कश्मीर वाला रीजन है, उत्तराखंड वाला रीजन है, तो वहां पर आपको जो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे वहां पर थोड़े और अलग मिलेंगे। वहां पर मेनली आपको थोड़ा सा गांधार स्टाइल का इन्फ्लुएंस मिलेगा विद द मिक्स ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन के साथ मिक्सअप वहां पर आपको चीजें दिखाई देती है। फिर कश्मीर के अंदर द करकोटा पीरियड ऑफ कश्मीर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इज Panderthan, built during the 8th and 9th century. This temple is built on a plinth built in the middle of a tank. This temple is a Hindu one, possibly dedicated to Shiva. तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से हमें पढ़ना है। जैसे कुमायूं के टाइम पे, कुमायूं वाला जो रीजन है आपका, उसमें देखेंगे तो द टेम्पल्स एट जगेश्वर नियर अल्मोड़ा एंड चंपावत नियर पिथौरगढ़ आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ नगारा आर्किटेक्चर इन द रीजन एंड द द्रविड़ा और द साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल। अब द्रविड़ा स्टाइल के बारे में बताया गया है। The Dravida temple is enclosed within a compound wall. The front wall has an entrance gateway in its center, which is known as Gopuram, जिसको क्या बोला जाता है? गोपुरम बोला जाता है। The shape of the main temple tower is known as, जो shape होती है उसको विमाना कहा जाता है इन तमिलनाडु के अंदर। It is like steepled pyramid that rises up to geometrical rather than curving शिखरा of the राजस्थान। देखो यहाँ पर ऊपर कर्व नहीं दिखाई दे रही, जो हमें नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में दिखाई देती है। यहाँ पर ये मीनाक्षी टेम्पल जो है आपका मदुरई, उसका एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पर बहुत क्लियरली भी दिखाया गया है, ये ऊपर का शिखर होता है, ये वाला एरिया को विमाना कहते हैं। मतलब फिगर से देखोगे तो ज्यादा आसान है। बीच में बिल्कुल आपके गर्भगृह है, ये आगे का रीजन मंडपा, और ये फिर गोपुरम जो आपकी एंट्रेंस होती है।
अब द वर्ड शिखरा इज यूज्ड ओनली फॉर द क्राउनिंग एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द टेम्पल विच इज यूजुअली शेप्ड लाइक अ स्मॉल स्टोपिका और ऑक्टागोनल क्यूपोला, जो हमने अभी यहाँ पर देखा। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टेम्पल स्टार्टेड बिकमिंग द फोकस ऑफ अर्बन आर्किटेक्चर, जिसमें आपको कांजीपुरम, तंजावुर, मदुरई, कुंभकोणम, ये मोस्ट फेमस टेम्पल टाउन्स मिलेंगे आपको कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। फिर यहाँ पर सब डिवीजन दिखाई गई है द्रविड़ स्टाइल की। अब सब डिवीजन तक डीप में जाना हमारा काम नहीं है, फिर हमारा काम स्टार्ट होता है याद करने का यहाँ से। महेंद्र वर्मन वन कंटेम्प्रेरी थे चालुक्य किंग के पुलकेशन सेकंड ऑफ कर्नाटका के। नरसिम्हा वर्मन वन ऑल्सो नोन एज मामला who acceded the Pallava throne around 640 C. He is celebrated for the expansion of the empire, avenging the defeat his father had suffered at the hand of Pulkeshin II. He inaugurated most of the buildings works as Mahabalipuram, which is known after him as Mahamallapuram. नरसिम्हा वर्मन सेकंड, जिनको राजसिम्हा भी बोला जाता है, जिनका रूल आपका इस टाइम पीरियड के बीच में रहा था, इन्होंने शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम की कंस्ट्रक्शन कराई थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है आज भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और वर्ल्ड लेवल पर इसकी रिकॉग्नाइजेशन हमें देखने को मिलती है। इसमें आपको बुल, नंदी, शिवा, माउंट, इन सभी के स्कल्पचर्स भी दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर के बारे में, जिसको कंप्लीट कराया था राजा राजा चोला ने। तो ये आपको याद रखना है। इट इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ ऑल इंडिया टेम्पल्स। यहाँ पर अगर मेन डिटी की बात करूँ तो यहाँ पर मेन डिटी कौन है, शिवा। अब यहाँ पर डेक्कन का आर्किटेक्चर बताया गया है। डेक्कन में जब आपका गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया था तो मेनली किसका रूल था आपको देखने को मिला था, राष्ट्रकूटास का रूल हमें यहाँ पर डेक्कन वाले रीजन में देखने को मिला था। तो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी राष्ट्रकूटा की आर्किटेक्चर में, इज द कैलाशनाथ टेम्पल एट अलोरा। इट इज द कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट अ मिलीनियम long tradition in a rock cut architecture in India. It is a completely Dravida building with a Nandi Shrine and the temple is dedicated to Shiva. बस इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है ज़्यादा मेंशन, यहाँ से हमें और कुछ भी नहीं देखना है। फिर नटराजा के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आप चाहो तो नटराजा भी ऑल्सो शिवा को ही बोला जाता है, वो चीजें आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर आ जाओ दोबारा, विरूपाक्षा टेम्पल एट पडाकल, ये इंपॉर्टेंट है। इट वाज मेड इन द रीन ऑफ विक्रमादित्य सेकंड बाय हिज चीफ क्वीन लोका महादेवी। फिर पापनाथ टेम्पल डेडिकेटेड है शिवा के लिए और ये अर्लीस्ट बेस्ट एग्जांपल है द्रविडियन स्टाइल का। महाकुता टेम्पल नियर बदामी एंड स्वर्गा ब्रह्मा टेम्पल आलमपुर, ये दोनों भी एक ग्रेट एसिमुलेशन है किसके, राजस्थान और ओडिशा के स्टाइल के कॉम्बिनेशन के। फिर दुर्गा टेम्पल है अहोल के अंदर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर हमें नागारा लाइक शिखरा देखने को मिलता है। लडकान टेम्पल एट अहोल कर्नाटका के अंदर, दिस सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय द वुडन रूफ टेम्पल्स ऑफ द हिल्स एक्सेप्ट दैट इट इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ स्टोन। यहाँ पर विरूपाक्षा टेम्पल के आपको दिखा रखी है फोटो और ये टेम्पल है आपका बदामी के अंदर। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें यहाँ से पिकअप करनी है, सारी चीजों को पिकअप नहीं करना है। फिर Hoysaleshwara temple, ये important है। Hoysaleshwara temple, lord of the Hoysalas at Halibut in Karnataka, was built in Dar Setch stone by the Hoysala king in 110 C. It is dedicated to Shiva, पर शिवा को किस फॉर्म में दिखाया गया है, नटराजा की फॉर्म में दिखाया गया है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको विजयनगर एम्पायर की दी गई है कि फाउंड हुआ था 1336 में। ये हमने बात भी की थी, हरिहरा और बुका ने इसको फाउंड किया था। अगर आपने मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस देखी हैं तो आपको ये बुक समझने में कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर इवोल्यूशन दे रखा है बोधगया साइट का। फर्स्ट ट्री आप देखते हो बोधि ट्री, वो किंग अशोका। फिर वेदिका अराउंड द फर्स्ट ट्री जब बनाई गई वो पोस्ट मौर्यन के टाइम पर। मैनी स्कल्पचर्स बन गए। फिर 18th सेंचुरी पाला पीरियड के टाइम पर महाबोधि टेम्पल एट लास्ट का बना। कॉलोनियल पीरियड के अंदर रिकंस्ट्रक्शन इसको किया गया ऑफ द ओल्ड 7th सेंचुरी। तो इस तरीके से बोधगया साइट का इवोल्यूशन हुआ। आज के टाइम पे वो साइट इस टाइप से बोधगया, महाबोधि टेम्पल बोधगया। फिर यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया। नालंदा के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इज द महाविहारा एज इट हाउसेस सेवरल मोनेस्ट्री ऑफ वेरियस साइजेस। सेंग एक इंसान थे जो मतलब चाइनीज पिलग्रिम थे, इन्होंने भी बहुत कुछ नालंदा के बारे में लिखा और माना गया है कि नालंदा के अंदर इन्होंने स्टडी भी की थी। अब इसको बनाया, फाउंडेशन किसने की थी इसकी, लेड बाय कुमारगुप्ता वन। जो कुमारगुप्ता वन किससे बिलोंग करते थे, गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करते थे। गुप्ता एम्पायर के वो रूलर रहे। ऑल थ्री बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन त्रिवेदा, महायाना एंड वज्रयाना, यहाँ पर
बताई जाती थी। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग स्टडी करने नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे, लेकिन बाद में बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब दोबारा से नालंदा को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, पर लोकेशन सेम नहीं है। और इसको यूनेस्को, अब ये जो दोनों लोकेशंस है आपकी, महाबोधि टेम्पल और नालंदा, ये दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट हैं। अगर आप बिहार की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से ये दो ही ऐसी साइट हैं जो यूनेस्को के अंदर इंक्लूडेड हैं। और इंडिया आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी है। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर छोटा सा छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, सिरपुर छत्तीसगढ़ एक लोकेशन है जहाँ पर अर्ली ओडिशा स्टाइल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी, हिंदू श्रीन्स की भी और बुद्धिस्ट श्रीन्स की भी। उसके अलावा बस यहाँ पर इन चीज़ों को हटा देना। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत जैन निज़म से रिलेटेड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो उसके बारे में बात की गई, जिसमें है बिहार के अंदर बताया गया, इट इज़ द ओल्डेस्ट जैन पिलग्रिमेज साइट, डेक्कन मोस्ट रिमार्केबल साइट जो जैनिज्म से बिलोंग करते हैं, इलोरा एंड अहोल है। सेंट्रल इंडिया के अंदर देवघर है, खाजुराहो है, चंदेरी है, ग्वालियर है। ये लोकेशंस आपको मध्य प्रदेश में दिखेंगी जो इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू की बात करें, वहां पर एक जैन टेम्पल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया था विमल शानिव, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के परस्पेक्टिव से। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। फिर ये बताया गया लॉर्ड बाहुबली गोमेतेश्वरा कर्नाटका, द फेमस स्टैचू ऑफ गोमेतेश्वरा इज लोकेटेड एट सरवन्ना भेला गोला। तो ये चीज बस, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, आप और सारी चीजें स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर महाबलीपुरम के बारे में बताया गया, इज एन इम्पोर्टेंट कोस्टल टाउन फ्रॉम द पीरियड ऑफ पल्लवास एंड इट इज डॉटेड विद सेवरल इम्पोर्टेंट रॉक कट एंड फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप इट। फिर थीम ऑफ रावणा शेकिंग माउंट कैलाश इलोरा, इसके बारे में आपको बताया गया। मोस्ट नोटवर्दी है इसमें लेफ्ट वॉल है कैलाशनाथ टेम्पल की, केव नंबर 16 एट इलोरा। आप चाहो तो इसको एज अ इंटरेस्ट हो आपका तो आप इसको रीड कर सकते हो, बट यहाँ से एज आपको कुछ एग्जाम रिलेटेड कुछ भी नहीं है। Interesting point में temples also become a space for many other art forms such as music and dance. From the 10th century onward, temples जो थे become large landowners as kings and feudal lords gave them land for maintenance and upkeep. क्योंकि इससे क्या होता था, किंग्स क्यों प्रमोट करते थे टेम्पल्स को, क्योंकि एक तो टेम्पल से उनके पास पैसा आता था, पहला प्रॉफिट तो उनका ये हो गया। दूसरी चीज ये होती थी कि टेम्पल्स की वजह से उनकी प्रेस्टीज भी बढ़ती थी। तीसरा, आप रिलीजियस फेथ मान सकते हो। अब बात करते हैं इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में। इसमें सबसे पहले इंदस वैली के ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात की गई है, तो आपको डांगसिंगल के बारे में बताया हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। धैमाबाद महाराष्ट्र के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जैना ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात है, तो मोस्ट ऑफ द इमेजेस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं जैना तीर्थंकार्स को, जिसके अंदर आपके मेजर तीर्थंकार कौन है, महावीरा और प्रशावनाथ। फिर यहाँ पर प्रोमिनेंट लोकेशन बताइए, चौसा बिहार। जैना तीर्थंकर इमेजेस हैव बीन फाउंड बिलोंगिंग टू कुषाण पियर, रिमार्केबल है जिसमें से डिपिक्शन आदिनाथ और ऋषभनाथ हु इज आइडेंटिफाइड विद लॉन्ग हेयर लॉक्स। और बाकी जितने भी तीर्थंकार मिले, टोटल 24 तीर्थंकार थे आपके जैनिज्म में, वो उनके हेयर कैसे मिले, शॉर्ट करली हेयर। फिर अकोटा नियर वडोदरा गुजरात के अंदर की बताया गया है, पर यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस। फिर लॉस्ट वैक्स प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है, आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या है, तो आप इसको इजीली यहाँ पर स्किप कर सकते हो। फिर बुद्धिस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है, ड्यूरिंग द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड मैनी स्टैंडिंग बुद्धा इमेजेस विद राइट हैंड इन अभ्य मुद्रा वर कास्ट इन नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें मिली है, जिसमें आपका आप देख सकते हो कहाँ पर, धानेसर खेरा के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है। उसके अलावा आपको सुल्तानगंज बिहार के अंदर भी बुद्धा इमेज दिख जाएगी। फिर यहाँ पर वेकेटका ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के बारे में बताया गया है, कहाँ पर मिलेंगे आपको, वेकेटक्स की जो ब्रॉन्ज, उन्होंने ब्रॉन्ज इमेजेस बनवाई थी, वो मिलेंगे आपको पॉमनार महाराष्ट्र कंटेम्प्रेरी विद द गुप्ता पीरियड। क्योंकि वेकेटक्स ने रूल कहाँ किया था, सातवाहनास के बाद वेकेटक्स ने सातवाहनास को ही उसी एरिया के अंदर रिप्लेस किया था। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर के स्कल्पचर्स के बारे में बताया गया। मेनली आपको थीम क्या मिलेगा, यहाँ की ब्रॉन्ज इमेजेस का बुद्धिस्ट डिटीज मिलेंगी और साथ में कुछ हिंदू गॉड गॉडेसेस भी आपको थीम मिलेंगी, पर मेनली फोकस दिखेगा आपको बुद्धिज्म के ऊपर। फिर नालंदा ब्रॉन्ज कास्टिंग स्कूल के बारे में बताया गया है, स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग एमर्ज अराउंड द 9th सेंचुरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ पाला डायनेस्टी, जिस टाइम पर पाला डायनेस्टी बिहार और बंगाल के रीजन में रूल कर रही थी, तो उस टाइम की यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए।
फिर साउथ इंडिया के अंदर ब्रॉन्ज स्कल्पचर किसने फेमस कराया वो थोड़ा सा बताया गया। मेनली साउथ इंडिया के अंदर ब्रॉन्ज स्कल्पचर किस टाइम फेमस हुई, 8th और 9th सेंचुरी के अराउंड, क्योंकि जब उस वहां पर पल्लव्स का पीरियड चल रहा था। उसके बाद चोला एम्पायर जो था उसने भी तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर थोड़ा बहुत काम ब्रॉन्ज स्कल्पचर के ऊपर किया। फिर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। पल्लवा पीरियड का एग्जाम्पल मेन है आपका द आइकन ऑफ शिवा सीटेड इन अद्र आसन, वन लेग केप्ट डैंगलिंग, द राइट हैंड इज द अशमना मुद्रा अबाउट टू ड्रिंक पॉइजन। इसमें आपको वहां पर स्कल्पचर देखने को मिलेगा। और चोला पीरियड का आपको मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखने को मिलेगा द वेल नोन डांसिंग फिगर ऑफ शिवा एज नट राजा। शिवा आइनोग्राफी इन द तंजावुर रीजन ऑफ तमिलनाडु भी आपको देखने को मिलेगी। नटराजा मेनली आपका इस टाइप का लुक होता है, ये आपने ऑलरेडी भी कोई डांसिंग स्कूल वगैरह में और वहां पर आपको हमेशा नटराजा की फिगर मिलती ही मिलती है। फिर विजयनगरा पीरियड इन आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपको वहां पर भी कुछ जो स्कल्पचर हैं वो देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन इजीली स्किप दिस। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। टाइपोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ओवर अ पीरियड लाइक मॉस्क्यूज फॉर डेली प्रेयर्स, जिसमें आपने जामा मस्जिद टॉम, दरगाहs, मीनार्स, हमास, फॉर्मली लेड आउट गार्डन्स, मदरसास, ये सारी चीजें देखी होंगी। इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर वर heavily influenced by prevailing sensibilities of Indian architectural and decorative forms। तो अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ स्टाइल की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द स्टाइल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज कन्वेंशनली कैटेगराइज्ड। इंपीरियल स्टाइल यूज होता था दिल्ली सल्तनत का जिस टाइम पर होता। फिर प्रोविंशियल स्टाइल देखा गया कहाँ पर, माधु, गुजरात, बंगाल और जौनपुर के रीजन में। मुगल स्टाइल आपको मेनली देखने को मिलता है दिल्ली, आगरा एंड लाहौर। और ये किस टाइम पर कंस्ट्रक्शन हुए, जिस टाइम पर मुगल एम्पायर का रूल चल रहा था, जब ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये रूल कर रहे थे। डेक्कनी स्टाइल आपको देखने को मिलता है बीजापुर और गोलकोंडा के रीजन के अंदर। अब Gujarat had regional characters from temple traditions such as torans, lintels in mihrabs, carvings out of bells वगैरह, ये सारी चीजें बता रखे हैं। 15th century white marble दरगाह Sheikh Ahmad Khatu of Sarkej is a good example of provincial style. It heavily influenced the form and decoration of Mughal homes। फिर यहाँ पर डेकोरेटिव फॉर्म्स बताई गई हैं, कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। मेनली मोटिव्स जो है उनको पेंट किया जाता है, मतलब इन द सेंस आप कभी अगर किसी दरगाह वगैरह पे जाओगे तो वो वहां पर आपको डेकोरेशन जो दिखाई देती हैं, वही डेकोरेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। फिर 14th, 15th एंड 16th सेंचुरी में टाइल्स वर आल्सो यूज की गई। साथ में पॉपुलर कलर्स को यूज किया गया, मेनली ब्लू, टर्कोइज, ग्रीन एंड येलो। अदर डेकोरेशंस में आपको वहां पर कैलीग्राफी दिखाई देगी जब आप किसी भी मस्जिद या दरगाह के ऊपर जाओगे। फिर मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन है, जिसमें वॉल्स इन ऑल बिल्डिंग्स वर एक्सट्रीमली थिक होती थी एंड वर लार्जली कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रबल मेसनरी। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। रेंज ऑफ स्टोन्स को यूज किया जाता था। तो ऑब्वियस सी बात, आप इतना याद नहीं रख सकते और आपको ये सारी चीजें याद रखने की इतनी जरूरत भी नहीं है। अब कुछ आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको बताया गया दौलताबाद फोर्ट के बारे में, जिसकी काफी इट हैज सेवरल स्ट्रेटेजिक डिवाइसेस, स्टैगर्ड एंट्रेंसेस, ट्विन फोर्ट्स। फिर ग्वालियर फोर्ट के बारे में बताया गया, इट वाज इनविंसिबल बिकॉज इट्स स्टीप हाइट मेड इट इम्पॉसिबल टू स्केल। बाबर वाज सेड टू हैव बीन ओवरऑड एट द साइट ऑफ द ग्वालियर फोर्ट। यहाँ पर आपको एग्जाम दिखाया भी हुआ है फिगर के अंदर। फिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपने सुना भी होगा, इट बियर्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट फोर्ट इन एशिया। फिर यहाँ पर मीनार्स के बारे में बताया गया, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ स्तंभ और टावर, जिसमें आपने कुतुब मीनार देखा है, तो मतलब इसी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है मीनार। कुतुब मीनार के बारे में यहाँ पर दे भी रखा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ पॉलीगोनल एंड सर्कुलर शेप, इट इज बिल्ट ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन विद सम यूज ऑफ मार्बल, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली डेकोरेटिव बालकनीज। तो ये सारी चीजें बताई गई है। फिर चांद मीनार है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब बात करते हैं टॉम्ब्स की। ये क्या होते हैं, मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर होते हैं ओवर ग्रेव्स ऑफ रूलर्स एंड रॉयल्टी एंड वर फेमस पॉपुलर फीचर ऑफ मेडिवल इंडिया। आपने दिल्ली के अंदर बहुत सारे टॉम्ब सुने होंगे, गियासुद्दीन तुगलक का हुमायूं टॉम्ब सुना है जो यूनेस्को के अंदर भी इंक्लूडेड है, अब्दुल रहीम खान खाना। फिर आगरा के अंदर आपने देखा होगा अकबर एंड इतामुद्दौला टॉम्ब, यहाँ पर ये दिखा भी रखा है आगरा का टॉम्ब आपको। फिर डिजाइन यहाँ पर क्या होता था, कुरानिक वर्सेस मिलेंगे आपको वॉल्स के ऊपर, साथ में आपको गार्डन मिलता है, एक वाटर बॉडी मिलती है। फॉर एग्जांपल हुमायूं टॉम्ब के अंदर यूज किया गया चार बाग स्टाइल को, और ताजमहल के अंदर भी आपको देखने को बाहर जो देखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं, चार बाग स्टाइल ही कहते हैं।
फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर्स फॉर कॉमन पीपल बताया गया है, इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं दीज बिल्डिंग्स फॉर डोमेस्टिक यूजेस, टेम्पल, मॉस्क्यू, खानख्वाज एंड दरगाहs, सारी चीजें ये किसके लिए होते हैं, कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग। फिर सम आर्किटेक्चर मार्वल्स ऑफ मेडिवल इंडिया के अंदर बताया गया, जिसमें आपके पहले बताया गया मेंदू सिटी लोकेट करती है 60 माइल्स फ्रॉम इंदौर, ओवरलुकिंग द मालवा प्लेट्यू टू द साउथ और नर्मदा वैली इसके मालवा प्लेट्यू टू द नॉर्थ और नर्मदा वैली टू द साउथ। प्रोविंशियल स्टाइल को यूज किया गया है इसके अंदर, और साथ में क्लोज है इंपीरियल दिल्ली के स्टाइल से भी। उसके अलावा क्या, इट्स नेचुरल डिफेंस इंकरेज करता है हैबिटेशन बाय परमरा, राजपूत, अफगान्स एंड मुगल्स। फाउंड किया था इसको होशांग शाह ने, एंड इट वाज द कैपिटल सिटी किसकी थी, गौरी डायनेस्टी की ये कैपिटल सिटी थी। एसोसिएट किससे है ये, इट इज एसोसिएटेड विद द रोमांस ऑफ सुल्तान बाज बहादुर एंड रानी रूपमती। इतना पता होना मोर देन इनफ है, ज्यादा नहीं देखना में। फिर हिंडोला टेम्पल, हिंडोला महल के बारे में बताया गया, दिस वाज द ऑडियंस हॉल ऑफ द सुल्तान, ये आपने फिगर में दिखा दिया। फिर है जहाज महल, इट इज एन एलिगेंट 2 स्टोरेज शिप प्लेस बिटवीन 2 रिजर्वायर्स विद ओपन पेविलियन बालकनीज overhanging the water and a terrace, built by Sultan Ghiyasuddin Khilji, and it was possibly used as his haram and recreational resort. फिर रानी रूपमती डबल पेविलियन, बाज बहादुर प्लेस, इतना याद नहीं होगा, इतना छोड़ दो बस। फिर जामा मस्जिद ऑफ मेंडू के बारे में बताया गया है, चाहो तो रीड कर लेना, एग्जाम में तो आएगा नहीं। ताजमहल के बारे में बताया गया है, ताजमहल को किसने बनवाया था, ये तो हमें पता ही होता है, शाहजहां ने बनवाया था फॉर हिज डिसीज वाइफ मुमताज। फिर ताज कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी बताई गई। ताजमहल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, उतना डीप में मत जाना। फिर टॉम के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर चीजें डिफाइन की गई हैं। तो देखो, आपको जब इसको रीड करना है थोड़ा सा स्पेसिफाई करके रीड करना है कि जितना हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है एग्जाम के अलावा भी, मतलब अगर किसी का इंटरेस्ट है रीडिंग में वो अलग चीज है, बट वैसे हमारे पास इतनी डेप्थ नॉलेज हमारे किसी काम की नहीं होती, पर नॉलेज कोई भी बुरी नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप टूरिस्ट गाइड वगैरह भी बनने की सोचो, इन फ्यूचर ट्रैवलिंग का शौक हो जाए तो भी आपके काम आ सकते हैं, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब है गोल गुम्बद के बारे में, सिचुएटेड है बीजापुर कर्नाटका के अंदर, बिल्ट बाय हिमसेल्फ, इट इज द म्यूजियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, द सेवन सुल्तान ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। तो ये आपका गोल गुम्बद का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ही मेंशन की गई हैं, तो इन सारी चीजों को हमें क्या कर देना है, स्किप कर देना है। अब बात जामा मस्जिद। इन मेडिवल टाइम अ सिटी हैड वन जामा मस्जिद व्हिच अलोंग विद इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स बिकम द फोकस ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल, बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। मेनली अगर आप दिल्ली वगैरह आए हैं या फिर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपने जामा मस्जिद को डेफिनेटली देखा भी होगा। फिर यहाँ पर पूरा आपको प्लान बता रखा है जामा मस्जिद का, इतना प्लान याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ये प्लान कोई भी नहीं पूछेगा, और अगर आपने विजिट किया तो ये सारी चीजें आपने ऑब्वियस सी चीज है देखी भी होंगी। तो हो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लास 11th आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी को, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी को। अब ये वाली एनसीईआरटी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, बहुत जल्दी आप कवर कर लोगे। टोटल इस एनसीईआरटी के अंदर आपके हैं 9 चैप्टर्स। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और कम से कम टाइम में खत्म करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा क्राफ्ट्स इन द पास्ट। अब एक क्राफ्ट पर्सन क्या होता है, एक क्राफ्ट पर्सन हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो एक डिजाइनर भी होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है और एक इनोवेटर भी होता है। अब प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे होता है कि आपका क्राफ्ट वही नहीं होता कि जो आप किसी क्लोथ के ऊपर करें, क्राफ्ट किसी भी टाइप का हो सकता है जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड क्राफ्ट पर्सन। एक क्लोज एक्सचेंज होता है एक क्लाइंट और क्राफ्ट पर्सन के बीच, that played a vital role for the end product to be appropriate। अब जो क्लाइंट होता है वो इंस्पायर होता है क्राफ्ट पर्सन से, और क्राफ्ट पर्सन को भी एक क्लाइंट ही इंस्पायर करता है ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, और साथ में नए नए अच्छे अच्छे एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अब बात आती है क्राफ्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है लिविंग ब्रिजेस ऑफ मेघालय, जिसके अंदर बताया गया है कि हमें पता है मेघालय का जो क्लाइमेट होता है वो काफी हॉट एंड ह्यूमिड होता है, तो ब्रिजेस जो है मेटल और वुड के वो वहां पर इतने परफेक्टली वर्क नहीं करते, इसलिए वहां के लोगों ने पीपल लर्न टू ट्रेन द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका ट्री
to form a living bridge across the river, and this natural bridge would not decay or deteriorate in the humid rainy climate, क्योंकि हमें पता है मेघालय में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। फिर बात की गई है द मटकाज ऑफ कच्छ। द प्रॉब्लम ऑफ कैरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस was uniquely solved in Kutch by the matkas. Water pots fit into one another. These matkas can be balanced on the head of a woman, leaving her hands free. क्यों? क्योंकि जो वो रीजन है वहां पर थोड़ी पानी की शॉर्टेज है, इसलिए वुमेन को बहुत दूर जाना पड़ता था पानी कैरी करने के लिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी कैरी कर पाए, इस टाइप के मटका की कंस्ट्रक्शन हमें वहां देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं यस, क्राफ्ट से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है और नए नए इनोवेशन भी हो सकते हैं। अब यहाँ बात की गई है क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की। इसके अंदर हमें सबसे पहले बताया गया क्राफ्ट कम्युनिटीज एंड सोशल नीड। इन दिस वैली सिविलाइजेशन टू मॉडर्न टाइम स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट कम्युनिटीज आंसर्ड सोशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ये हमने पीछे भी देखा। द क्राफ्ट कम्युनिटी वर्कड आउट सिंपल सॉल्यूशन टू टेक वेस्ट वाटर आउट ऑफ द हाउस बाय क्रिएटिंग द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ये एग्जाम्पल हमने कहाँ पर, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को कवर किया था, वहां पर भी देखा था कि उनका ड्रेनेज सिस्टम जो था कितना एडवांस था। मैन्युफैक्चरिंग हब्स ऑफ क्राफ्ट सिंस एंशिएंट टाइम्स। वेस्टर्न इंडिया में आप देखोगे गुजरात, सिंध और राजस्थान का वो रीजन है जो मैन्युफैक्चरिंग क्राफ्ट था एंशिएंट टाइम के अंदर। अब तो सिंध हमारा एरिया नहीं रहा। साउथ इंडिया में आप देखोगे पर्टिकुलरली जो कोरोमंडल कोस्ट वाला रीजन है वहां पर आपको क्राफ्ट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा दिखेगा। ईस्टर्न इंडिया में देखोगे बंगाल है, उड़ीसा है, गंगेटिक प्लेन है, वहां हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फिर बात की गई है रूरल क्राफ्ट पर्सन स्पेशलाइजेशन की। द रूरल क्राफ्ट पर्सन प्लान देयर प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट according to the local agricultural calendar, like making the containers with straw, reed or clay to hold agriculture produce। अगर आप कभी गांव में गए होंगे या फिर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने ये चीजें देखी भी होंगी। अब बात की गई है श्रेणीज और ट्रेड गिल्ड्स की। जब हमने एंशिएंट इंडिया को कवर किया था, हमने बात की थी श्रेणीज और ट्रेड गिल्ड्स कौन से होते हैं, जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं आर्टिसंस की, जो टुगेदर आते हैं, ग्रुप होता है और ग्रुप में क्या करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्शन को चेक करते हैं, एक साउंड बिजनेस एथिक को मेंटेन रखते हैं और हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप को भी मेंटेन रखते हैं और उसके साथ अपना काम करते हैं। ओवर अ टाइम क्या हुआ, श्रेणीज केम टुगेदर इन अ जॉइंट रिकॉग्नाइजेशन, जिनको हम बोला जाता है निगमा, एंड द कोऑपरेटिव्स प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट मे बी व्यूड एज द मॉडर्न अवतार ऑफ आर्टिसंस गिल्ड्स। तो आज के टाइम पर आपको श्रेणीज वर्ड सुनने को नहीं मिलता, आपको कोऑपरेटिव वर्ड सुनने को मिलता है। अलग अलग जो ग्रुप होते हैं वर्क के, आर्टिसंस के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें हमें आज भी देखने को मिलती हैं और हमने एंशिएंट टाइम के अंदर भी देखी है। सोशल डायमेंशंस की बात करें क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर, तो टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट, जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, उन्होंने दो टाइप के क्राफ्ट पर्सन के बारे में मेंशन किया। पहला मास्टर क्राफ्ट पर्सन, दोज हु एम्प्लॉयड सेवरल आर्टिसंस, और दूसरा आर्टिसंस, दोज हु वर्कड इन देयर ओन वर्कशॉप। अब बात की गई है सर्विस रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशन ऑफ जजमानी सिस्टम। इस जजमानी सिस्टम को भी हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया था। यहाँ पर क्या है, आर्टिसंस वर रिम्यूनरेटेड एदर इन काइंड और इन कैश, specifically in areas where the use of money had not been introduced. It is likely that jajmani system evolved from these service relationship। अब देखो पहले हमेशा ऐसा नहीं होता था कि आपको ने कोई काम किया उसकी पेमेंट आपको किस में मिलेगी, कैश में मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो जहां पर ये चीजें नहीं थी, कैश में डीलिंग नहीं थी, वहां पर क्या परफॉर्म किया जाता था, जजमानी सिस्टम परफॉर्म किया जाता था, जिसके लिए आपने कोई क्राफ्ट का काम किया, बदले में आपको सर्विस मिल गई। अब बात की गई है द मुगल्स एंड द आर्ट। मुगल्स डिपेंडेड लार्जली ऑन द स्किल्स ऑफ लोकल पीपल एंड देयर प्रोडक्ट्स। द इंडियन फैक्टर बिकम स्ट्रॉन्ग इन मुगल आर्ट। एम्परर अकबर वाज अ पर्टिकुलरली कीन पैटर्न थे, जो आर्ट के अंदर काफी ज्यादा बिलोंग करते थे। एन ए अकबरी, जिसके अंदर अकबर के बारे में लिखा हुआ है, जिसको लिखा था अबुल फजल ने, ये हमने दोनों बात की हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है सेज दैट द एम्परर मेंटेन स्किल्ड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फाइन हैंडीक्राफ्ट्स वर द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई मुगल सोसाइटी। फिर यहाँ बताया गया कारखानास किसको कहते हैं, फैक्ट्रीज को कहते हैं, जो जिनको कौन मेंटेन करता था, स्टेट मेंटेन करती थी मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर भी। आज भी हम जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको हिंदी लैंग्वेज में कारखाना बोल देते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है द संगम क्लासिक्स रेफर्स टू वीवर्स एज अ रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टेब्लिश्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद सेपरेट स्ट्रीट फॉर देम नेम्ड करूगर विधि और अरुवल विधि। A developed urban culture stretched from Afghanistan to Gujarat had emerged by the time of the Indus Valley civilization। अब आ जाओ नेक्स्ट, colonial rule and craft के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडिया।
इंडिया की लॉन्ग हिस्ट्री रही है ट्रेड से रिलेटेड। हमने देखा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है उसके अंदर भी हमने देखा है कि क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था और वो ट्रेड भी करते थे। उसके बाद संगम लिटरेचर, चोलास, चेरास, पांड्यास वाले टाइम पर भी हमने देखा है कि वर्ल्ड लेवल पर जो उनके ट्रेड रिलेशंस मेंटेन थे, चाहे वो श्रीलंका का रीजन हो, म्यांमार का रीजन हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया का रीजन हो, इंडिया के अंदर ट्रेड जो है हमेशा से काफी ज्यादा फ्लरिश है। चाहे हमने ट्रेड लैंड रूट से की, चाहे शिप रूट से की, पोर्ट से की, जैसे भी की। अ पैटर्न ऑफ ट्रेड इन टेक्सटाइल, साउथ ईस्ट एशिया सेरेगन्स, मिडल ईस्ट के अंदर एक्सपेंसिव मसलिन्स, वेस्ट अफ्रीका क्रिश्चियन अल्टार फ्रंट, यूरोप सिल्क एंड वोवन फैब्रिक्स। अब यहाँ पर बताया गया ट्रेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट। The pattern of the trade from the Coromandel coast was a triangular. Arabs carried gold and silver to the Coromandel coast, exchanged these for textile, and then exchanged the later in Malaysia for spices. मतलब देखो उधर से अरब आए, इधर ये आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया, यहाँ से फिर इधर मलेशिया की तरफ चीजें चली गई। तो इस टाइप का ट्रायंगुलर जो आपका पूरा वो था सिस्टम, वो हमने कॉलोनियल रूल के टाइम पर ट्रेड के अंदर देखा। मार्को पोलो अकाउंट, मार्को पोलो एक ट्रेवलर थे जो अर्ली मेडिवल के टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर आए थे। His travels to east make a reference to Golconda, then Andhra Pradesh, now in Telangana. गोलकोंडा जगह पहले आंध्र प्रदेश में थी, अब तेलंगाना में। अबाउट द अबंडेंस ऑफ डायमंड्स फाउंड, इंडिया इज अ टेक्सटाइल प्रोडक्शन हब। टिल द एडवेंट ऑफ colonialism, इंडिया was the largest exporter of textile in the world. Reason that brought Europeans to India, कौन से वो रीजंस थे जो यूरोपियन स्टार्टिंग में इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए? वो भी क्या था रीजन? हमारी ट्रेड, इंडिया का जो ट्रेड थी टेक्सटाइल के अंदर और स्पीसीज के अंदर। आज भी इंडिया मसालों के अंदर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उस टाइम पर भी फेमस था, और यही रीजन था कि इंडिया की तरफ यूरोपियन सबसे पहले अट्रैक्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि ये चीजें होती हैं, जो स्पाइसेस होता है वो किसके लिए एसेंशियल होता है? फॉर प्रिजर्विंग मीट, क्योंकि उस टाइम पर रेफ्रिजरेटर होते नहीं थे, इसीलिए जो इंडियन यूरोपियन ट्रेडर्स है वो इंडिया के अंदर अट्रैक्ट हुए। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया ट्रायंगुलर ट्रेड ऑफ ब्रिटिश। A triangular trade developed with Britain transporting slaves from Africa से America to make enough profit to purchase of Indian manufacture, then exporting Indian textile को लंदन एक्सपोर्ट करना, then उसको री एक्सपोर्ट करना कहाँ पर? ईस्टर्न मेडिटेरियन के अंदर। ह्यूज डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि हमारे टेक्सटाइल में कलर्स बहुत ज़्यादा होते थे। इंडियन टेक्सटाइल को यूज़ किया जाता था बेड्स के अंदर डेकोरेट करने के लिए, मोस्ट प्रीशियस आइटम हाउस होल्ड फर्नीचर के, और कंसिडर किया जाता था उनको एज अ लग्जरी आइटम। इमिटेशन ऑफ इंडियन क्राफ्ट, फॉर इवन बिगर प्रॉफिट जो थे यूरोपियन कमीशन करते थे स्पेशल डिजाइन एंड गाइडेड द मेकिंग ऑफ पलमपोर द ब्रांच ट्री डिजाइन। दे इवन बिगन इमिटेशन ऑफ कश्मीरी शॉल्स वुमेन इन इंग्लैंड। तो ये चीजें आज भी फेमस हैं और ये पहले भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती। फैक्ट्रीज एंड ट्रेड, in the 17th century, the British East India Company and the other trading companies from France and Holland established factories and new townships around the Indian coastline. Urban centers and coastal towns attracted craftsmen as several affluent consumers, and a vast export market could be accessed from here. By the 19th century क्या हुआ? Several age-old crafts began to undergo change. The traditional Pathua artist of Odisha, ये important है, and Bengal picked up the skill of woodcut block printing and creating कालीघाट आर्ट। और ये कालीघाट आर्ट आज भी वर्ल्ड लेवल पर बहुत फेमस है और इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा फेमस है। फिर यहाँ बताया गया इंडिया फ्रॉम क्राफ्ट प्रोड्यूसर टू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड के अंदर, जिसने इंडिया की क्राफ्ट मार्केट को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया। बैलेंस ऑफ ट्रेड 1813 के अंदर क्या हुआ? द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाई टैक्सेस लगाए इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर, वाइल जो ब्रिटिश गुड्स थे वो वर्चुअली फ्री एंट्री थी उनकी इंडिया के अंदर। इंडिया एज मार्केट फॉर मिल मेड क्लोथ, द थ्राइविंग टेक्सटाइल टाउन जिनके अंदर आपका डेक्का, मुर्शिदाबाद, सूरत, मदुरई है, were led west. From being exporter of handloom textile, India became exporter of raw cotton and a market for imported mill-made cloth. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास रॉ मटेरियल की कमी थी, वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते, फिर चीज़ों की कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज के अंदर करते, और इनसे ब्रिटेन को फायदा हो रहा था, इंडिया के क्राफ्ट पर्सन को नुकसान हो रहा था। फिर है आर्टिसन टर्न्ड इनटू पीजेंट। अब हैंडलूम वीवर्स थे ऑफ इंग्लैंड फाउंड जॉब्स इन न्यू इंडस्ट्री, बट फिर जो इंडियन पीजेंट्स थे वो डिपेंड होने लग गए एग्रीकल्चर के ऊपर और वो और ज्यादा वल्नरेबल हो गए। द मिस्री hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of its cotton weavers are bleaching the plains of India. William Bentinck, the Governor General himself wrote,
उन्होंने खुद ने भी ये चीज लिखी कब 1834 के अंदर, जब वो इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल थे। फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन बताया गया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, काम का है नहीं। द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑन द टेक्सटाइल ट्रेड। बिफोर 1860 क्या था, 3/4 ऑफ रॉ कॉटन जो था वो इंपोर्ट होता था ब्रिटेन के अंदर अमेरिका से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका के अंदर सिविल वॉर ब्रोक आउट हो गया। सिविल वॉर की वजह से वहां से सप्लाई कुछ टाइम पर के लिए रुक गई। तो जब ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया की हेल्प ली और इंडिया के अंदर जो कॉटन था वो बूम हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब दोबारा से सिविल वॉर जो था वो खत्म हुआ तो फिर दोबारा से अमेरिका ने उस चीज को रिप्लेस कर दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर वही आपको पूरा बताया गया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं। तेविनियर, वो जो कि फ्रेंच ट्रेवलर थे, was a French traveler in Mughal India. The Kashmiri shawl was the mainstay of the Valley's economy from approximately 1600 to 1860, over 250 years. ऐसा उन्होंने बताया। In 1857, the Cotton Supply Association was founded in Britain, and in 1859, the Manchester Cotton Company was formed. तो ये कुछ नॉलेज की चीजें हैं, आप चाहो तो याद रख सकते हो। Traditional names of some artisan group: Iron Smith, कर्मकार्स, कॉपरस्मिथ, कंसारीज, गोल्डस्मिथ, स्वर्णकार्स। अब बात आती है महात्मा गांधी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। महात्मा गांधी आइडियाज अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी एंड हैंडीक्राफ्ट्स वर डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज व्यूज ऑन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि फ्यूचर इंडिया का क्या है और इंडिया के सिविलाइजेशन का विलेज के अंदर लाया करता है, कि विलेज ही हैं जो इंडिया के कल्चर को और इंडिया के फ्यूचर को बचा सकते हैं। ही वांटेड टू रिवाइव दीज विलेजेस। आइडिया ऑफ इंडियन विलेजेस। गांधी के अकॉर्डिंग इंडिया विलेजेस का आइडिया क्या था? गांधी जी बिलीव दैट industrial society were based on an endless production which led to a greed and ultimately to violence and war. उनका मानना ये था, इसलिए वो चाहते थे he found Indian villages to be based on non-violence as these places were untouched by industry. तो वो मानते थे कि विलेज जो है इंडिया की वो अनटच है, अभी तक इंडस्ट्री से, वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है और विलेज ही नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है और गांधी जी भी नॉन वायलेंस के अंदर ही बिलीव रखते थे। अब यहाँ बात की गई है द मीनिंग ऑफ स्वराज। गांधी जी डिस्क्राइब दिस विजन इन हिंद स्वराज, उनकी एक बुक है ट्रेटाइज इन 1909, एज अ सेल्फ कंटेन्ड विलेज रिपब्लिक इनहेबिटेड बाय इंडिविजुअल्स हुज लाइव्स वर सेल्फ रेगुलेटेड। फिर उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की, उसके अंदर उन्होंने बात की स्वराज फॉर द नेशन डिड नॉट मीन मेरली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल बट freedom of individual to regulate their own lives and beyond the influence of western civilization। ये उनका बिलीव था कि स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल जाए ब्रिटिश रूल से, लेकिन उसके साथ साथ इंडिविजुअल फ्रीडम जो है जिनसे कि हम अपनी लाइफ को खुद रेगुलेट कर पाए बिना किसके, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के इन्फ्लुएंस से। नो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस। He did not want British rule to be replaced by Western institutions of governance that would be English rule without the Englishman. He wrote that such a process would make India English. ये भी उनका मानना था कि अगर हम सारी चीज़ों को वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की तरफ, गवर्नेंस की तरह चीज़ों को करेंगे तो ब्रिटिश रूल ना होते हुए भी क्या होगा, हम उन्हीं के कंट्रोल में अल्टीमेटली रहेंगे। फिर स्पिनिंग, द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेज। फॉर सेल्फ सफिशिएंसी टू हैपन विलेज आर्ट एंड क्राफ्ट टू बी प्रिजर्व, ऐसा उनका मानना था, जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया स्पिनिंग एंड वीविंग को। इफ एक पुअर इंसान को प्रॉस्परस होना है दे नीड अ सब्सिडियरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, तो उसको एक ऐसे सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन की जरूरत है बियॉन्ड द एग्रीकल्चर जिससे कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके। Development of handicraft and self-sufficiency. The development of handicrafts would add to the total resource of the individual and the village and enable both to be self-sufficient and self-regulate. इसलिए वो चाहते थे कि हैंडीक्राफ्ट जो है वो विलेज के अंदर डेवलप रहें, एग्जिस्ट करें, जिनसे कि लोग अपनी सेल्फ सफिशिएंसी भी कंप्लीट करें और अल्टीमेटली विलेज की भी ग्रोथ वहां पर दिखाई देगी। रिलेटिंग क्राफ्ट विद इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। He successfully prevented the total eclipse of Indian crafts by relating them to the village economy and to the concept of political freedom. फिर उन्होंने spinning wheel को यूज किया as a weapon of self-reliance. He turned the humble spinning wheel into a symbol of defiance, become a non-violent and creative weapon of self-reliance and independence. तो आपने सुना भी होगा गांधी जी के बारे में, वो चरखा खुद भी चलाते थे और वो स्पिनिंग व्हील को एज अ इंडिपेंडेंस टूल भी उन्होंने यूज किया। Interesting point. The first article of Gandhiji's faith, as he himself has said, was non-violence. 1921 के अंदर जब during a tour of South India, Gandhi ji shaved his head and began wearing a khadi dhoti rather than mill-made cotton imported from abroad to identify with the
पुअर। तो ये बात भी हमने, इमेज तो गांधी जी की हम सभी ने देखी है, तो वहां पर हमें दिखाई देती है। आगे है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट रिवाइवल के बारे में। Handicraft Development Program. The central and state government recognize handicraft as a crucial economic activity which would bring wealth to the country if supported. Major goals of the Handicraft Development Program by the government are promotion करना handicraft का, research and design development, technical development और marketing. Promotion of handicraft. To protect and promote Indian craft प्रोड्यूसर सेवरल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया हर स्टेट के अंदर, जिसमें से आज भी आपको सुनने को मिलेगा, ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, रीजनल स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, द वीवर सर्विस सेंटर्स एंड डिजाइन सेंटर्स, द वीवर्स कोऑपरेटिव एपेक्स सोसाइटीज। ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, it was set up in 1952 to advise the government on problems of handicrafts and to suggest measures for improvement. The board imparts training in selected craft and design development for the improvement of tools and techniques used by the craftsmen. फिर है सेंट्रल कॉर्पोरेशन. The Handicrafts and Handloom Export Corporation of India is a subsidiary of the State Trading Corporation of India. So the corporation policy in the field of direct export was designed to develop new markets and expand traditional ones. तो यहाँ पर कुछ समझाने का नहीं है, तो ये तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो पुअर आर्टिसंस को सपोर्ट करती है और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करती है। फिर बात करते हैं क्राफ्ट काउंसिल की। इंडिया हैज सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिनको क्राफ्ट काउंसिल बोला जाता है और जिनकी ब्रांचेस भी आपको मैनी स्टेट में भी मिलेंगी और वो एफिलेटेड भी है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से। फिर यहाँ पर बताया गया कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। उन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट किया टू द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिग्निटी एंड अपलिफ्ट करने के लिए इंडिया के क्राफ्ट्स पीपल को। फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी शी वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी कांग्रेस पार्टी के अंदर, और बाद में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का वो पार्ट बन गई थी। शी वॉज चेयरपर्सन ऑफ द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन। शी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट भी थी वो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की। शी रिसीव्ड द मगस्य अवार्ड एंड द वातामुल अवार्ड। She wrote many books and articles, and her book title, The Handicrafts of India, was the first detailed documentation of the major and minor craft of India. She is truly the mother of independent India's craft people. तो ये चीजें हमें उनके बारे में पता होनी चाहिए। फिर है रिसर्च एंड डिजाइन डेवलपमेंट। किसी भी डिजाइन की डेवलपमेंट के लिए ये नेसेसरी है कि आप आइडेंटिफाई करें ऑथेंटिक रिसोर्स और मटेरियल क्या है। लाइक म्यूजियम्स विच प्रोवाइड a sound base for research and study of the history of craft that have developed in different region. प्रमोशन कैसे होगा डिजाइन का? अकॉर्डिंग टू हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन डेवलपमेंट वुड बी अ की है इंपॉर्टेंस इन रिहैबिलिटेटिंग द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। फिर रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स एंड टेक्निकल विंग्स, ये सारी चीजें छोड़ दो। फिर है टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में। तो टेक्निकल डेवलपमेंट के अंदर क्या है? एनी न्यू इक्विपमेंट फॉर हैंडीक्राफ्ट शुड हैव लो कैपिटल आउटले, बी अफोर्डेबल होना चाहिए स्मॉल यूनिट्स के लिए, एफिशिएंट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे कि लेबर की डिस्प्लेसमेंट ना हो, ताकि लोगों का जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो अनएम्प्लॉयड ना हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट हैव सेटअप डिजाइन एंड टेक्निकल सेंटर्स वेयर क्राफ्ट्समैन आर्टिसंस एंड डिजाइन सभी क्या करें, मिलकर काम करते हैं, नए डिजाइन बनाते हैं और आइटम्स बनाते हैं किसी भी सेलेक्टेड क्राफ्ट के अंदर। फिर पैकेजिंग की बात की गई है यहाँ पर। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है डेट हैज नॉट डेवलप मच, जो इतना डेवलप नहीं हो पाया स्टार्टिंग से। पैकेजिंग ऑफन परसुएड अ कंज्यूमर टू मेक द इनिशियल परचेज, क्योंकि एक पैकेजिंग स्टार्टिंग में आप जब कोई परचेज करते हो, एक बार आपने कोई चीज परचेज कर ली, उसके बाद आपने उसको यूज किया, आपको अच्छी लगी तो आप दोबारा परचेज करोगे, पर स्टार्टिंग में किसी भी चीज को अट्रैक्ट होने के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अट्रैक्ट उसके साथ हो पाओ। फिर यहाँ पर मार्केटिंग की बात की गई है। Crafts are particularly vulnerable to the present tempo of economic change. The changing pattern of society therefore require has specialized attitude और measures की like an advocate financial outlay and imaginative skill. तो देखो सिंपल सी बात है, मार्केटिंग के अंदर आज आप अगर प्रेजेंट टाइम में देखो तो इंस्टाग्राम इज अ गुड सोर्स जहाँ से लोग मार्केटिंग करते हैं अपने क्राफ्ट की। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप बहुत सारे पेंटर्स को देखोगे, आर्टिस्ट को देखोगे जो अपने वहाँ पर अपनी स्किल्स को दिखाते हैं, वहाँ से उनकी मार्केटिंग हो जाती है। बट स्टार्टिंग से वो चीज़ें नहीं थी और मार्केटिंग ऐसे होनी चाहिए, आपके अंदर वो इमेजिनेटिव स्किल होनी चाहिए कि क्यों आपका क्राफ्ट बेटर है किसी और इंसान से और क्यों आपको लोग कंसिडर करें। तो उस टाइप से ये चीज़ें काम होती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में यहाँ बताया गया इन 1949 द सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम
was established in India and many states have established emporia and khadi bhandar. फिर यहाँ पर पपुल जयकर के बारे में बताया गया, ये जर्नलिस्ट थे, चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हो. Prize, awards and schemes for craft. Since 1935, All India Handicrafts Board present an annual national award to master craftsmen of exceptional skill. 1972 से the Handicraft Board also presented special awards to selected craft persons for their outstanding craftsmanship and imagination. A scheme to provide pensions to craft person in indigent circumstances was also initiated. डिजाइन स्टूडियोज की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एट अहमदाबाद was established as a result of the visionary advice of Charles Eames, who saw crafts as India's matchless resource of problem solving experience. Interesting point में देखा, there are more than 15431 handloom sales outlet in India, out of which 7050 are owned by KYIC. नेक्स्ट है द क्राफ्ट कम्युनिटी टुडे. आज के टाइम पर क्राफ्ट कम्युनिटी कैसे है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया. परसेप्शन क्राफ्ट पर्सन के लिए क्या है? आज का एटीट्यूड जो है क्राफ्ट और कम्युनिटी के लिए वो फर्स्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक है हिंडिंग द प्रोग्रेस ऑफ क्राफ्ट्स इन इंडिया. द परसेप्शन अबाउट द क्राफ्ट पर्सन एज एन आर्टिस्ट और मेरली अ लेबर लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राफ्ट एंड द रोल ऑफ क्राफ्ट इन अवर सोसाइटी. अब देखो, कुछ चीजों के अंदर क्या होता है कि हम क्राफ्ट को एज ए क्राफ्ट नहीं लेते. आज के प्रेजेंट टाइम में हम उसको एज ए लेबर की फॉर्म में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इंसान आपका घर बनाता है, घर की हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो हम उनको एज ए लेबर लेते हैं कि हाँ लेबर है, घर बना रहे. बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो भी तो एक क्राफ्ट है. हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, क्या हम अपना घर खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो स्किल नहीं है, वो क्राफ्ट नहीं है कि कैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को जोड़ना है, कैसे कोई डिजाइनिंग करनी है. बट फिर भी समटाइम्स क्या होता है, हम सभी क्राफ्ट्स को सेम टाइप की रिस्पेक्ट नहीं देते. कुछ क्राफ्ट्स को हम क्राफ्ट मानते हैं, कुछ क्राफ्ट्स को हम एज सिर्फ लेबर की तरह कंसिडर करते हैं. According to Judy Bretter, when a design is reserved for a professional designer, the craft is relegated to the artisan. The artisan is reduced to a labor. तो ऐसा भी उन्होंने बोला कि डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर, क्राफ्ट के ऊपर और वैल्यू के ऊपर कि कितना रिस्पॉन्स होगा. अगर जब मनीष मल्होत्रा की कोई ड्रेस हो, चाहे वो ड्रेस कितनी भी खराब हो, उसको 5 लाख में परचेज किया जाता है क्योंकि उनको डिजाइनर काउंट किया जाता है. और वही एक नॉर्मल इंसान अगर उस चीज को डिजाइन भी करते हैं तो मे बी हम शायद उसको सिर्फ एक टेलर कंसिडर करते हैं, कॉपीड कंसिडर करते हैं, कुछ भी कंसिडर करते हैं. तो क्राफ्ट की रिस्पेक्ट और वो सारी चीजें आज के टाइम पर जो एक परसेप्शन है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं लाए करता है. Craft and the machine. The term for art and craft was synonymous in India before the colonial rule. In India, the craft community was recognized as a crucial part of society. In Europe, with the introduction of machines, the role of the craft community dwindled and crafts completely disappeared. Work done by the hand was considered inferior to machine work. William Morris and John Ruskin altered the word to the above tragic misconception, and their writing greatly influenced many thinkers in India, thus causing a new interest and study of craft tradition in India. फिर टाइमली डॉक्यूमेंटेशन बताया गया जिसमें द ग्रामर ऑफ ऑर्नामेंट. ओवन जॉन्स इन 1856 documented the principle of good design in which there were examples of Hindu ornaments. फिर यहाँ पर बर्डवुड जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स ऑफ इंडिया का बताया गया, पब्लिश 1880, believed that the greatness of Indian craft was a result of the happy religious organization of the Hindu village, where every house of potters, weavers produced essential items of unrivaled excellence. The divide between the art and craft. रीजन फॉर द डिवाइड क्या है? आफ्टर 1857 क्या हुआ? ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता, मुंबई एंड चेन्नई के अंदर. अब दी स्कूल आर्ट्स क्या थे? फॉलो करते थे इंग्लिश सिलेबस को, जो उनको बताता था, प्रिंसिपल सिखाता था, वेस्टर्न आर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव दिखाता था, स्टिल लाइफ ड्राइंग एंड लैंडस्केप पेंटिंग. स्टूडेंट ट्रेंड होते थे वेस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्ट के अंदर, एंटर्ड करते थे सीन के अंदर. इंडियन अलाइंट एंड रॉयल्टी एक्सपोज टू वेस्टर्न आर्ट पैट्रोनाइज दिस वेस्टर्नाइज इंडिया आर्ट. उसके बाद इम्पैक्ट, ऑयल पेंटिंग को सून रिप्लेस कर दिया गया ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंडियन पेंटिंग से. क्यों? क्योंकि एक डिवीजन आ गया था आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर. द प्रोडक्ट ऑफ द टेक्सटाइल मिल प्रिंटिंग प्रेसेस एंड द इंडियाज फर्स्ट फैक्ट्री रिप्लेस्ड हैंडक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स एट होम. तो ये भी एक चीज डिवाइड जो था उस टाइम पर आना स्टार्ट हो गया था. लेटर डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट क्या हुआ? 19th और 20th सेंचुरी के अंदर सम पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया. Their vision inspired poet Rabindranath Tagore craft experiment at his university in शांति निकेतन, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक शांति निकेतन के अंदर क्या था कि वो नॉर्मली ऐसा नहीं था कि बच्चे आ गए वो उनको बैठ के पढ़ाते थे, नहीं, वो एक क्राफ्ट एक्सपेरिमेंट था जहां पर आपका जो मन कर रहा है आप उस हिसाब से
जिस क्राफ्ट के अंदर चाहते हैं आप उसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। और साथ में उन्होंने विलेज इंडस्ट्री के ऊपर भी एम्फेसाइज किया, और कहीं ना कहीं जो उनका शांति निकेतन का आइडिया था और जो महात्मा गांधी का विजन था वो रिलेट भी करता था। फिर हमने स्वदेशी मूवमेंट्स को देखा, बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। स्वदेशी मूवमेंट कब हुई थी? जब हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया 1900, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें भी हमने देखा कि इंडियंस ने दोबारा से अपने आप को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स थे उनको हटाकर दोबारा से उन्होंने स्वदेशी अपनी चीजों के ऊपर मूव किया। बाउंड बाय कास्ट, गांधी जी had hoped that with the attainment of independence the notion of caste would gradually disappear। गांधी जी का मानना था कि जैसे इंडिपेंडेंस हमें मिलेगी, नोशन ऑफ जो कास्ट है इंडिया के अंदर वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन वो आज तक भी खत्म नहीं हुआ, इवन अब तो बढ़ता जा रहा है। अब कास्ट से रिलेट क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्राफ्ट होता है वो पहले कास्ट से रिलेट किया जाता था। जैसे हमारी जो कास्ट डिसाइडेड होती है वो भी हमारे प्रोफेशन के बेस पर ही होती थी कि हाँ, इस कास्ट के लोग इस प्रोफेशन के अंदर जाते हैं, इस कास्ट के लोग ये काम करते हैं। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, जिसके अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट बताया गया है, ड्रॉबैक इन द सेंसस बताया गया है, बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ आर्टिसंस की भी यहाँ पर बात की गई है। अब बात की गई है मेजर कांस्टेंट फॉर द क्राफ्ट कम्युनिटी की 4 मेजर कांस्टेंट क्या है एक क्राफ्ट कम्युनिटी के लिए। डिसअपियरिंग रॉ मटेरियल, क्राफ्ट्स community across the country are finding it more and more difficult to find adequate raw material of the right quality। पहला सबसे बड़ा ये है। फिर लॉस ऑफ पैट्रोनेज, बाय जजमानी सिस्टम क्राफ्ट पर्सन गेट सपोर्टेड थ्रू आउट द ईयर और इन पीरियड ऑफ क्राइसिस। द मॉडर्न स्टेट मशीनरी जो है वो उस चीज के अंदर फेल है। फिर लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटी, अब क्राफ्ट कम्युनिटीज जो उनको एक वर्किंग कैपिटल चाहिए अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को बाय करने के लिए, टूल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बट देयर आर फ्यू क्रेडिट फैसिलिटीज और इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Affordability issues, craft communities can no longer produce their traditional goods at prices that the poor rural consumer can afford. The poverty of the consumer and rural poor is such that traditional craft persons are losing their largest client। फिर lack of literacy and education भी एक reason है। या फिर बताया गया द लंगास एंड द मनग्नियार्स ऑफ द थार डेजर्ट, दे आर फोक म्यूजिशियन ऑफ राजस्थान। मंगनियार कौन सा होता है? हु सिंग फॉर अ पर्टिकुलर फैमिली इज कॉल्ड अ धानी विच इज हेरिडिटी एंड अ धानी कैन इवन डिवोर्स हिज पेट। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर शबनम बताया गया है कि ये रेयर मुस्लिन है, वॉज फॉर्मली प्रोड्यूस डेक्का के अंदर, विच व्हेन लेट वेट ऑन द ग्रास बिकम इनविजिबल। अब रावण के बारे में बताया गया है अनदर काइंड ऑफ मसलिन डेट बिकम इनविजिबल इन वाटर। इसका मीनिंग होता है रनिंग वाटर। The first important museum established was the Indian Museum in Calcutta in 1857। Anand Kentish Kumaraswamy is considered among the greatest historians of Indian arts and craft। He wrote the book The Indian Craftsman, which speaks about the corrupting influence of modernization on the craftsman। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बारे में। इसमें सिंपल सा बताया गया है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ क्राफ्ट। सबसे पहले क्या है? प्रोडक्शन। पहले क्राफ्ट होगा, मतलब ईच ऑफ द ग्रुप जो है लाइक मेटल का है, वुड का है, सबको अप्रोच किया जाएगा इन अ डिफरेंट वे। फिर लोकेशन की बात की गई, जहाँ से लोकेशन असेसेबल हो, मतलब रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर जिस लोकेशन के ऊपर, जिस जगह के ऊपर रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी हो, सारी चीज़ें हों। फिर स्किल एंड टेक्नोलॉजी, कैन बी प्रोड्यूस मैनुअली और विद सेमी ऑटोमेटेड टूल। दोनों आप मैनुअली भी प्रोड्यूस कर सकते हो, बट आपको कुछ चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मार्केटिंग क्या होता है? आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गया है, अब वो इम्पॉर्टेंट है। फिर मार्केटिंग में क्या होगा कि आप उसको अलग अलग जगह पर, विलेज के अंदर, अर्बन एरियाज में, डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट उसको करोगे। फिर आपका सेल चैनल जो है वो स्टार्ट होगा। क्राफ्ट पर्सन मस्ट बी फैमिलियर विद क्लाइंट्स डिमांड एंड चेंजिंग ट्रेंड। अब क्राफ्ट पर्सन को अपना क्राफ्ट जो है वो भी टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा, ताकि कि वो मार्केट के अंदर रिलेवेंस रहे और उसका जो सेल चैनल है वो चलता रहे। अब एम्प्लॉयमेंट सेल्स की बात करें, क्राफ्ट पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, वेज अर्नर भी हो सकते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर यहाँ पर रूरल इकोनॉमी की बात की गई है। जो सेल ऑफ क्राफ्ट है वो बहुत, जो क्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने में। फिर वीकली मार्केट और हाथ, आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग मार्केट जो है वो क्राफ्ट्स की लगती रहती है। जैसे हरियाणा में एक सूरजकुंड मेला होता है, ईयरली बेसिस के ऊपर होता है, वो क्राफ्ट मेला ही होता है, जिसका कोई ना कोई स्टेट के ऊपर थीम होता है, कोई ना कोई कंट्री के ऊपर थीम होता है, और वहाँ पर अलग अलग क्राफ्ट आपको देखने को मिलता है। इसी तरह वीकली मार्केट्स भी होती हैं, आपको दिल्ली के अंदर मिल जाएंगी, आपको मुंबई, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको वीकली क्राफ्ट मार्केट भी देखने को मिलती है। फिर फेस्टिवल्स और मेलाज होते हैं,
अलग अलग जगह के अंदर जहाँ पर सभी क्राफ्ट्स को शो किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर क्राफ्ट से रिलेटेड भी आपका मेला हो सकता है और काफ़ी ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं जो रिलेट करते हैं आर्टिसन से और क्राफ्ट पर्सन से। फिर पिलग्रिमेज सेंटर्स की बताई गई है। पिलग्रिमेज सेंटर्स लाइक टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, ये भी जो है लार्ज नंबर में इन डिवोटीज को आसपास की जगह से काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और वहां भी आपको चीजें देखने को मिलती हैं। कांचीपुरम हैज बिकम अ thriving cotton and silk weaving center that saree produce here are called कांची कॉटन्स एंड कांचीपुरम सिल्क, जो कि वर्ल्ड लेवल तक फेमस है। फिर रूरल टू अर्बन के बारे में बताया गया है। एडवांटेज में बताया गया अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू सेट्स ऑफ स्किल्स एंड टूल्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू डिजाइन्स फॉर न्यू क्लाइंट। डिसएडवांटेज क्या है उस चीज का कि प्राइजेस जो है वो रिस्ट्रक्चर करने पड़ते हैं जब आप रूरल से अर्बन की तरफ मूव करते हो। तो ये क्यों? क्योंकि रूरल एरिया इतना कॉस्टली नहीं होता जितना अर्बन एरिया आपका हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की बात जहाँ पर आती है, फिर मिडल मैन जो होता है वो काफी ज्यादा इसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है। Craft diplomacy क्या? It means using craft as a vehicle for diplomacy. It is demonstrated through the festivals of India in foreign countries such as Britain, France, United States, China and others. फिर प्राइवेट मार्केटिंग के बारे में बताया गया है। इंडिपेंडेंट आर्टिसंस वर्क इन देयर होम्स और कारखानाज एंड सेल गुड टू बिग स्टॉकलिस्ट डायरेक्टली और थ्रू अ मिडल मैन। इस चीज के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन बताया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद से क्या है, द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है उसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस को गेन किया है। जब हम यूएस, यूके, वेस्ट यूरोप एंड रशिया के अंदर देखें, वहां पर मार्केट स्टेब्लिश है फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, वाइल जापान, साउथ इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट कंट्री जो है वो भी, वहां पर भी हमारी जो मार्केट है वो कंटिन्यूली एक्सपेंड हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी काफी स्कीम्स ऐसी निकालती है जो किसको प्रमोट करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें इन द हैंडीक्राफ्ट। फिर न्यू कॉमर्स की बात की गई है। अब कि हमारे पास इंटरनेट और ई कॉमर्स जो साइट्स हैं वो आज के टाइम पे एक नया तरीका है अपने क्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। आप कोई भी क्राफ्ट कर रहे हैं तो आप उसको, आपकी चीज़ें आप अमेजोन पे सेल कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से उसका प्रमोशन कर सकते हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट के अंदर है मलाकर इज अ गार्लैंड मेकर who decorates clay idols, brides and even homes. The gem and jewelry sector is one of the largest foreign exchange earners for India. नेक्स्ट है क्राफ्ट बाजार्स। क्राफ्ट बाजार्स की यहाँ पर बात की गई है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग सर्वे, सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आर checking availability of products and designs as well as reviewing customer needs and demands, checking availability of raw material, researching to find untapped skills and providing training and skill improvement facilities, identifying buyers and financial फोरकास्टिंग। मतलब ये कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं कि मार्केट सर्वे किस टाइप से की जाती है। रॉ मटेरियल्स की चेकिंग, अनटैप्ड स्किल्स को देखा जाता है, या फिर कई बार आप क्या करते हो, आप सोच रहे हो किसी क्राफ्ट के बारे में, आप ये देखोगे मार्केट में फिलहाल क्या नहीं है जो क्राफ्ट के अंदर और उसको हम कैसे चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा बनाना होता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, यूजफुल भी होना चाहिए, साथ में एस्थेटिक भी होना चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम के अंदर जितना कंपटीशन है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में मेंशन किया गया है। फिर होम बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में मेंशन किया गया है। फिर डिस्टिंग्विशनेस ऑफ क्राफ्ट के बारे में मेंशन किया गया है। डिज़ाइन एंड क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एक बार गो थ्रू कर लेना, उससे ज़्यादा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। फिर अर्बन क्राफ्ट बाजार्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे दिल्ली हाट है, दिल्ली के अंदर आपको मेट्रो स्टेशन में मिलेगा इस नाम से। फिर बांद्रा रिक्लेमेशन है मुंबई के अंदर। सूरजकुंड मेला जो मैंने अभी बताया था हरियाणा के अंदर। तो ये जगह है जहाँ पर क्राफ्ट बाजार्स लगते हैं, कहीं पर एनुअली, कहीं पर वीकली और कहीं पर रेगुलरली। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। मतलब इन शॉर्ट पता है ये एनसीईआरटी ऐसी है कि अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली तो आपको अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको पता चल गया इसके अंदर क्या बताया गया है। फिर बताया गया एडवांटेज ऑफ द मार्केटिंग क्राफ्ट थ्रू बाजार्स। एडवांटेज क्या होती है? एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है, अटेंशन ज्यादा मिलती है, अर्बन से मेट्रोज के अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है उस चीज के अंदर। एक इन्वायरमेंट इश्यूज होते हैं कुछ, पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप इन्वायरमेंटल इश्यूज को, सोशल इश्यूज को भी रेस कर सकते हो बाय योर क्राफ्ट, जिसके अंदर काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज भी आपको देखने को मिलती है। फिर डिसएडवांटेजेस बताई गई है। डिसएडवांटेज के अंदर क्या है? ऑफन डज नॉट लिंक क्राफ्ट पर्सन पीपल विद परमानेंट आउटलेट्स नहीं मिल पाते उनको, नो कंट्रोल होता है उनका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, रिक्वायर बेटर प्रेजेंटेशन, प्रमोशन की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। फिर प्रिपेयरिंग फॉर अ क्राफ्ट बाजार,
क्राफ्ट बाजार के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन, एडवर्टाइजमेंट, वेन्यू का सिलेक्शन करना, फिर कैसे ऑर्गेनाइज होंगी चीज़ें, कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे प्रमोट होंगी, पूरी प्लानिंग करना, पूरा कैलेंडर तैयार करना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट में दे रखा है, बेरोजगार महिला कल्याण संस्था इज अ टूजर सारी ग्रुप फ्रॉम बिहार। नेक्स्ट है क्राफ्ट्स इन द एज ऑफ टूरिज्म, फैक्टर्स टू डेवलप द मार्केट पोटेंशियल फॉर क्राफ्ट्स। इसके अंदर बता रखा है आपका टूरिस्ट प्रेफरेंसेस बताई गई है, लिमिटेशन ऑफ एयर ट्रेवल, क्योंकि आपको पता है एयर के अंदर मतलब आप जब फ्लाइट से ट्रेवल करते हो तो वेट इशू होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें वो एक फैक्टर है। उसके अलावा सिलेक्टिवनेस जो होती है टूरिस्ट की, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहते हैं और पर चाहते भी हैं, पर उसके अंदर भी उनकी कुछ कंडीशंस भी होती है। फिर एथनिक एंड इनोवेशंस की बात करें, अगर कोई इंडिया से बाहर से इंडिया के अंदर घूमने आ रहा है तो वो क्या चाहेगा कि इंडिया का जो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं, ताकि आप कलेक्शन करने का शौक होता है, आपको बाहर शॉप करने का शौक होता है, एस्थेटिक बनना होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। फिर मेंटेनेंस की यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, ट्रैवलर्स डू नॉट वांट थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो मेटल क्राफ्ट वगैरह होता है वो डिफिकल्ट होता है, आप ले लेकर कहाँ कहाँ घूमोगे, फिर उसको ट्रैवल करवाना इतनी दूर, तो वो चीज़ें कुछ हैं limitations। फिर है वोकल फॉर लोकल, टूरिस्ट टुडे आर मच लेस कंजर्वेटेड, एंजॉय एक्सपेरिमेंटेड विद लोकल स्टाइल। मतलब एक होता है ना, एक टाइम पर हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न हो गए थे, आजकल हमारे अंदर एक और चीज़ आई है कि हम दोबारा से कल्चर को प्रमोट करें, गवर्नमेंट भी प्रमोट करी है वोकल फॉर लोकल, लोकल चीज़ों को ही अलग स्टाइल से चेंज करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी पराडा ने कोल्हापुरी चप्पल स्टाइल को लॉन्च किया, उनका प्राइस वो है, तो हमारे अंदर अचानक से एक अवेयरनेस आ गई कि हमें कोल्हापुरी चप्पल को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जबकि वो सालों से इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। पॉपुलर सेल्स आउटलेट फॉर क्राफ्ट्स, लोकल शॉप्स नियर बाय टूरिस्ट साइट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। फेमस टूरिस्ट साइट्स लाइक ताजमहल, खजुराहो, वाराणसी। हालांकि यहाँ पर एक और फैक्टर भी है जो मैंने देखा, कि अगर आप यहाँ पर इन मार्केट्स में जाते हो एज यू आर इंडियंस, तो वो आपको चीज़ें नॉर्मल जो रेट होता है इंडिया के अंदर वो देते हैं, बट जब कोई टूरिस्ट बाहर से उनसे यहाँ पर आकर चीज़ें परचेज करने के लिए होता है, तो उनका अंधा प्राइस होता है, कि मतलब वो कुछ भी डॉलर के अंदर प्राइस बोल देंगे, और मतलब सामने वाला जो टूरिस्ट बाहर से आया उसको क्या ही पता होगा। तो ये एक क्वालिटी भी है जो इंडियंस में एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट रन एम्पोरियो फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, ये भी इंडिया के अंदर अब चल रहा है। प्राइवेट रन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस भी आपको देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर फ्यूचर फॉर हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग बताया गया है। फिर न्यू एवेन्यूज फॉर क्राफ्ट डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें सेम है, इन चीज़ों के अंदर कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीज़ें एक बार रीडिंग करने की हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट विद टूरिज्म, कश्मीर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल हुज एंटायर इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन टूरिज्म एंड क्राफ्ट, एक्सेप्शनली ऑन फॉरेन टूरिस्ट, बट ओवर अ पीरियड इट डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन हुआ? ड्यू टू द डिकेड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द रीजन, द फॉरेन टूरिस्ट डज नॉट विजिट कश्मीर इज सेवरली अफेक्टेड इकोनॉमी। एक पहला रीजन ये कि कश्मीर में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, उसकी वजह से। एंड टूरिस्ट मार्केट वॉज सो लार्ज एंड कॉन्स्टेंट दैट नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू अडेप्ट द क्राफ्ट टू लोकल कंज्यूमर नीड्स एंड बजट्स। The craft, originally designed for local consumption like the ferns and shawls, were gradually reduced to souvenirs and gift items aimed at tourist trade। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमें कश्मीर में क्राफ्ट का डिक्लाइन देखने को मिलता है। क्राफ्ट एंड सर्वाइवल की बात करें, कच्छ in Gujarat, in contrast to Kashmir, has repeatedly been an instrument of dynamic economic survival and revival. Products made here range from everyday terracotta objects to fabulous jewelry and embroideries. In both 6-year drought or earthquake, crafts came to the rescue. The craft people were the first to recover from the trauma and re-establish their market. न्यू ट्रेंड्स देखें क्राफ्ट डेवलपमेंट के अंदर, वेराइटी ऑफ टेस्ट की बात करें, पीपल इन ऑल सोसाइटी ट्रेवल बोथ विद इन देयर ओन कंट्री एंड टू नेबरिंग नेशन, जनरेटिंग न्यू मार्केट, न्यू कंज्यूमर, कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करना, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल चीज़ों के लिए भी आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर ब्रांडिंग, नेचुरल एंड हैंडमेड चीज़ों की भी आजकल लोगों को एक यूनिक आइडेंटिटी उनको समझते हैं, और वो सारी चीज़ें भी हैं। फिर डिज़ाइन के बारे में बताया गया है, इसमें और कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सम पॉपुलर फ्रॉम इंडिया फोक आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग्स हैं, बस्तर मेटल वर्क है, पश्मीना शॉल्स, ब्लॉक प्रिंटिंग फैब्रिक, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी जो इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और इंडिया के क्राफ्ट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में। Changing profile of the craft person. The craft person had the status of an artist. As a member of society with strict rules and hierarchies, the community and its product were protected and the quality was controlled. Patrons were well known to the artist, customers were close at hand, their lifestyle not too markedly different from the artist. क्राफ्ट्स एंड इनकम जनरेशन स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, मोटिव्स हैं, यूसेज डिस्ट्रीब्यूशन टू पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ और एरियाज,
हैव बीन मर्ज इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइटम्स। और यहाँ पर कुछ नहीं है, एक बार रीडिंग चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फील नहीं होगी। सिर्फ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। मनसुख भाई प्रजापति, अ पोर्टर लिविंग इन अ Meknar, Gujarat, has invented a refrigerator called Mitti Cool, which uses no electricity. His invention is unique, inexpensive, and emits no chlorofluorocarbon. तो ये काफ़ी यूनिक आपको देखने को मिलेगा। फिर ये सारे म्यूजियम्स के नाम बताए गए हैं। ये म्यूजियम्स आप देख सकते हो जिस भी नियर बाय सिटी के आप रहते हो वहाँ पर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कुछ था नहीं समझाने का, मेन एक रीडिंग का काम है, एक रीडिंग से ज़्यादा इस बुक को रीडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वीडियो कंप्लीट देख ली है तो भी रीडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप दिस। पीडीएफ फिर भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।